कुछ तैयार हो ही गए। कुछ नेट का भी मसला था, कुछ डिवाइस का भी मसला था, लेकिन अब उम्मीद है कि सारे मसले हल हो गए। ना हुए तो बीच में मसले आए तो फिर हम मैनुअल शुरू हो जाएंगे। चैप्टर 1, 2, 5, 9, 11, 12 ख़त्म हो गए, 3 एरियाज़, और उसके साथ 10 हमने 6, 7, 10 में से 10 कर लिया। 6 और 7 करेंगे फिर हमारा रह जाएगा इंशाल्लाह ताला लास्ट एरिया। 6 से शुरू करने के बजाय हम 7 से शुरू करेंगे, शॉर्ट फास्ट। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि मॉर्गेजेस एंड चार्जेस आपने रजिस्टर करवाने हैं क्रिएशन के 30 डेज़ में, एक्विजिशन के 30 डेज़ में, ट्रांसफ़र के 30 डेज़ में, बाहर से आ सकने के 30 डेज़ में। तो एक तो प्रोसेस है इसकी रजिस्ट्रेशन का। दूसरा ये कि जब आप सेटिस्फेक्शन या फुल पेमेंट करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, आप बताते हैं, फिर वो कंफर्म करता है क्रेडिटर से, फिर आपको बताता है। तीसरा इसमें डिस्कशन है रजिस्टर्स की, एक रजिस्टर जो आपने मेंटेन करना है और एक जो रजिस्ट्रार के पास सारी कंपनियों का पड़ा हुआ होगा। और आखिरी डिस्कशन ये है कि अगर कोई टाइम से रजिस्टर कराना भूल गए आप, तो फिर क्या होगा, आप उसको अप्लाई करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, और इस दफ़ा आपने SECP के पास जाना है। तो ICAP को ये पॉइंट अक्सर काफ़ी पसंद होता है, जिसमें आप नॉर्मल से हट के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ये हमेशा रजिस्ट्रार की तरफ से ये प्रोसेस होता है इसका, मॉर्गेज एंड चार्जेस का। लेकिन रेक्टिफिकेशन, कोई ओरिजिनल मिस कर दिया, किसी के कंटेंट्स चेंज करने हैं, कोई ओमिशन है, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, तो तब आप SECP के पास जाते हैं। SECP इजाज़त देता है, वो इजाज़त आप रजिस्ट्रार को पेश करते हैं और रजिस्ट्रार आपको अमेंड करने की इजाज़त दे देता है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और अगेन मैं देख लेता हूँ इसके एग्जामिनर कमेंट्स कब से हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे तक ये चैप्टर हमारे सिलेबस से गायब रहा है। तो इसके बीच में कुछ सवाल थे और फिर अब एंड के करीब ज़्यादा सवाल होंगे, तो गालिबन इसके एग्जामिनर कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। जी ये क्या है, इस तरह ये असल में पैसों से मिलते हैं। हाँ नहीं, ये पास पेपर इनके पास पड़ी हुई है शायद, ये किताबें हैं बुक शॉप पे शायद। अच्छा हाँ, नहीं असल में PDF से फिर इसकी वो बड़ा बारीक बारीक सा होता है, क्योंकि एक सफ़े पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। हमने तो कोशिश की है कम पेजेस, हल्की क्वालिटी, हल्की प्रिंटिंग करके बच्चों को सस्ते में अवेलेबल हो जाए। तो ये किताब बच्चों को 150 में मिल जाती है, इससे सस्ती तो सिर्फ खामोशी है। तो खैर ये असल में ये अगले सेशन का प्रोजेक्ट है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले सेशन में बच्चों को कॉलेज की किताबों के साथ ये भी मिल जाए। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारे बच्चों की रीच में आ जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 150 भी ना देने पड़े इंशाल्लाह। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। एक्सप्लेन द प्रोसीजर डिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज। उन्होंने वो पूरा प्रोसेस पूछ लिया कि जो आपकी पेमेंट या सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज वगैरह है उसका क्या प्रोसेस है। तो आपको याद होगा कि हम पहले जाते थे रजिस्ट्रार के पास, हम उसे बताते थे हमने पेमेंट कर दी, वो क्रेडिटर से पूछता था, फिर क्रेडिटर से कन्फर्म होने के बाद अपने पास रिकॉर्ड कर लेता था, या हमें कह देता था कि आपने झूठ बोला है और आप हमें बताएं। इसका एक बाईपास भी था कि अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हुए उसी से NOC ले लें और NOC रजिस्ट्रार को जमा करा दें, तो वो हमारी पेमेंट या सेटिस्फेक्शन कबूल कर लेता था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 रट्टे वाला सवाल है, जिसमें इन्होंने वो प्रोसेस ही पूछ डाला सारा का सारा। डन। लिस्ट द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस विच इफ नॉट रजिस्टर्ड बाय कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज वॉइड। इससे ज़्यादा घटिया सवाल नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने इंतहाई मतलब शर्म का मुजाहरा ना करते हुए, क्योंकि बेशर्मी का लफ्ज़ गलत हो जाएगा, उन्होंने ये पूछ लिया और 6 नंबर के लिए पूछा। जालमों फिर कोई 8-10 नंबर दे दो। टेस्ट में 2 दफ़ा आया हुआ था। अच्छा, हमारी टीम भी इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये हाँ। तो असल में चक्कर ये है कि ये वो चीज़ है इस चैप्टर में जहाँ पे दुख होता है कि ये रट्टा बड़ा तकलीफ दे है, और ICAP को ये सवाल पूछते हुए दुख नहीं होता। तो ये टाइप 1 सवाल है, और लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेहतर है कि इस लिस्ट को याद कर लिया जाए। हालांकि ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन ICAP की ख्वाहिश है तो हम इसे सुन लेते हैं। असल में आप एसेट्स की लिस्ट देना शुरू कर दें, पेपर में कुछ भूल जाए ना, आप जो जो एसेट जहन में आते जाए, मूवेबल, स्टॉक, डेटर्स, इंटेंजिबल्स, तो आप वो भी देना शुरू कर दें। तो टेक्निकली ये एसेट्स की लिस्ट है कि किस किस के ऊपर मॉर्गेज या चार्ज वगैरह क्रिएट हो। कुछ टेक्निकल बातें जैसे इंस्टॉलमेंट सेल और वो लीजिंग वगैरह, रिडीमेबल कैपिटल वगैरह, अदरवाइज ज़्यादातर ये एसेट्स हैं।
ठीक है, देखें किसी भी डिबेंचर के इशू को सिक्योर करने के लिए किसी भी किस्म का मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो रहा है वो लाजमी रजिस्टर कराना है। हाँ, यानी कि ये टेक्निकली काइंड्स में से नहीं है, ये लाइन पीछे होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बीच में कहा कि अगर डिबेंचर्स की किसी सीरीज़ के लिए कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो लाजमी रजिस्टर कराना है। बिल्कुल। अब होता क्या है, पाकिस्तान में एक कॉमन ट्रेडिशन है, एक बंदे ने दूसरे के पेमेंट करनी है, आपने मुझे 2 महीने बाद पैसे देने हैं, मुझे आप पे डाउट है, मैंने आपके एसेट को तो सिक्योर, मैं आपसे कहूँगा मुझे सोना रखवा दें, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे कहूँगा मुझे चेक लिख के दे दें, मैं चेक अपने पास रख लूँगा, ड्यू डेट पे आपने पैसे नहीं दिए, मैं चेक बैंक में प्रेजेंट करूँगा, अगर डिसऑनर हो गया तो पुलिस लेके आपके पास पहुँच जाऊँगा, नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं जब चेक बाउंस हो जाता है। तो पाकिस्तान में एक तरीका ये है कि हम बाकी सारी सिक्योरिटियों से मजबूत सिक्योरिटी मानते हैं कि उस बंदे से चेक लिखवा के अपने पास रख लो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप किसी से ले लेते हैं तो दिस इज़ नॉट के ये सिक्योरिटी ली गई है, यानी इस चैप्टर के एम्बेड में वो नहीं आएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जमा कराना या उसको रिलीज़ करवाना इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। इस चैप्टर के अंदर जेन्युइन सिक्योरिटी है जो कि उस लिस्ट में से आएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, तो उसका जमा कराना सिक्योरिटी जमा कराना नहीं है, उसका वापस करना सिक्योरिटी वापस करना नहीं है, उसका जमा कराना पेमेंट जमा कराना नहीं है। आप दोबारा पढ़ें जरा जुमला। ठीक है, उसका इंस्ट्रूमेंट जमा कराना, उसका वो कागज़ आपको जमा कराना वुड नॉट बी ट्रीटेड कि ये कोई मॉर्गेज या चार्ज है। हम उसको सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं लेके आएंगे इस चैप्टर के पर्पस के लिए। देखिए, अब जब लिस्ट की उन्होंने बात की है तो बड़ा क्लियर कट है कि सिर्फ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस जो रजिस्टर नहीं होंगे तो वॉइड होंगे, तो हमें नीचे के तबसरों को इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मांगी उन्होंने सिर्फ लिस्ट है, अपेरेंटली इसमें नहीं लग रहा कि वो इससे ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं। देन सिनेरियो आ गया, ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ BR प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स. To cater to the needs of expanding business, it has arranged a short-term loan of 10 million which will be provided to XYZ Bank Limited on 1 October 2012 and would be secured by mortgage of factory building of company. Entire amount of loan would be repaid on 1 मई 2013. उन्होंने कहा 1 अक्टूबर 2012 को एक लोन लिया गया है और 1 मई 2013 को सारा पे हो जाएगा और उसके पीछे सिक्योरिटी है मॉर्गेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, अच्छा जुमला था। सवाल क्या है? In the context of provision of Companies Act describes the following: responsibility of BRPL, कंपनी की जिम्मेदारियां बताएं relating to registration of mortgages and matter related thereto। ये related thereto क्या कि उन्होंने कहा वो जो इधर उधर के फालतू जुमले होते हैं वो भी लिखने हैं। क्या चीज़? नहीं, ये कानूनी लफ्ज़ thereto है, ये thereto ऐसे ही होता है। आई कैप ना ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लेता, बीच में कभी कभी प्राइमा फेशाई का लफ्ज़ आ जाता है पेपर में, कभी भी आपको इस तरह के लीगल वर्ड्स एकदम से आ जाते हैं, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपने बामुहावरा तर्जुमा करना है जब भी एक अजीब सा इंग्लिश वर्ड आए। बीलो में भी मैं बात करता था कि अगर जुमला पढ़ते हुए एक अजीब सी इंग्लिश का वर्ड आ गया, आपने उसको इग्नोर करके बामुहावरा समझने की कोशिश करनी है और इग्नोर कर देना उस वर्ड को। तो इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज ये से रिलेटेड क्या जिम्मेदारी और कनेक्टेड बातें भी बता दें। तो आप कहें कि जब भी मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होगा 30 दिन में रजिस्टर होगा। फिर अब रिलेटेड बात जब उन्होंने कह दी तो यू आर वेरी इजी, अब उसके इर्द गिर्द की 4-5 लाइनें भी उठा के लिख डालें कि अगर पाकिस्तान में होगा तो क्या है, फलाना होगा। अब यहाँ तो पाकिस्तानी बिल्डिंग का ही जिक्र हो रहा है, कंपनी की बिल्डिंग। तो अगर हमने एक्वायर किया होगा तो क्या करेंगे, तो वो जो उससे नीचे जितनी भी, अब वो वाली बात भी लिखी जा सकती है कि चेक का जमा कराना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जमा कराना नहीं काउंट होगा। ये जब इन्होंने रिलेटेड मैटर देयर टू कह दिया ना, तो उसके बाद स्कोप बहुत ओपन हो गया। तो आप जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जिम्मेदारी हैं वो मेनली ये है कि कंपनी की जिम्मेदारी है। अच्छा, कंपनी नहीं करेगी तो क्रेडिटर भी करवा सकता है। अगर क्रेडिटर कराए एज एन इंटरेस्टेड पर्सन तो उसका क्या हक है कि वो कंपनी से क्या क्लेम करें, वो उसके पैसे क्लेम कर सकता है। डन। इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टरिंग द चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्या है इंपॉर्टेंस इसकी? लिक्विडेटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा एट द टाइम ऑफ, जब आप आएंगे कि जी मेरे पैसे मेरी चीज़, तो वो आपको ओके करेगा अगर आपने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर कराया होगा। अगर आपने नहीं कराया होगा तो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप आप उसको क्लेम
नहीं कर सकेंगे और आप एक रेगुलर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट हो रहे होंगे। हाँ, मॉर्गेज या चार्ज का रजिस्टर ना होना हैज़ नथिंग टू डू विद द पेमेंट या लीगैलिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जो उसकी वो है सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी क्लेम करने वाली चीज़ है वो फारिग हो गई। अब आप उस सिक्योरिटी को क्लेम नहीं कर सकते। डन। 1 जुलाई 2014 को बिग बैंक लिमिटेड ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम कूल बैंक बाय क्रिएटिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन इट्स बुक डेट। इसकी नॉर्मली जो कहानी होती है वो एम ही होती है और नीचे उन्होंने आपसे बात पूछी होती है, सिर्फ कहानी में आपको थोड़ा सा परेशान किया होता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्सप्लेन द फॉलोइंग द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू गेट द चार्ज रजिस्टर विद रजिस्ट्रार और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आप ये देखें कि उनको ये वाली बात काफ़ी पसंद है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है और रजिस्टर ना करवाने के क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो हम कहेंगे ये चार्ज वॉइड हो जाएगा एज अगेंस्ट लिक्विडेटर और वो फिर आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा। पेमेंट बहरहाल ड्यू रहेगी, लोन उसी तरह से वैलिड रहेगा, बट लोन की सिक्योरिटी कानूनी एतबार से नहीं मानी जाएगी। तो तकरीबन टाइप 1 है, लेकिन चूंकि बिग बैन वगैरह आ गया तो हम इसको टाइप 2 करके और हम उस कंपनी का नाम लिख के वो कर देंगे। उन्होंने कहा ना प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी, तो हम कहेंगे कि बिग बैन लिमिटेड जो है वो ये फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करेगी। तो टाइप 2 बनाने के लिए हम शुरू में एक लाइन लिखेंगे और नीचे उसके बारे में तबसरा। 15 अगस्त 2015 को मासूम लिमिटेड रीपेड शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इट हैज़ ऑब्टेन फ्रॉम एबी बैंक। क्या किया है? रीपे किया है, हासिल नहीं की, पेमेंट की है। In view of provision of Companies Act 2017 briefly describe the duties of मासूम लिमिटेड एंड रजिस्ट्रार अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। चलाक कितने हैं? उन्हें ये नहीं कहा कि बताओ कि अगर एक बंदा पेमेंट करता है तो उसके बाद क्या जिम्मेदारी है, या पेमेंट करने के बाद आपने रजिस्ट्रार को कैसे बताना है। उन्होंने सिचुएशन में ही बता दिया है कि एक ने दूसरे से लोन लिया हुआ था, उसने कुछ पे किया है और नीचे आपसे क्या बताओ इस हालात में क्या जिम्मेदारी है। तो टेक्निकली आपसे वो पेमेंट और सेटिस्फेक्शन वाला जो प्रोसेस है वो 14 दिन 30 दिन वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि एग्जामिनर कमेंट ने हमें क्या कहा। ऑटम 15 Performance in this part remains satisfactory. However, some candidate did not read the question carefully and narrated the procedure of registration of charge. मुझे लग रहा था कि बच्चों ने ये बोंगी मारी होगी कि उन्होंने ऊपर कहानी में बता दिया कि पेमेंट और नीचे का बताओ क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अब जिम्मेदारियां देखते साथ ही बच्चों को अपना माई बेस्ट फ्रेंड याद आ जाता है और वो जी 30 दिन में रजिस्टर कराएं और ऐसे करें और वैसे करें। तो ये ऊपर पेमेंट बता के उन्होंने कह दिया कि जी आपने पेमेंट से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ बताई। कि आपने कहा कि कुछ बच्चे गलत तरफ चले गए थे, उन्होंने टाइम वेस्ट किया। अच्छा जी, फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म मॉर्गेज। अब इसमें तो मतलब कोई ऐसी कुछ तबसरे वाली बात ही नहीं है या कुछ इस तरह से, ये आपके पास जो लिखा हुआ है आपने दे देनी है डेफिनेशन। 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपको दोनों में से जो सहूलत देती है उसको आप याद कर लें। बड़ी वाली आसान है, टेक्निकल नहीं है, तो अच्छा है कि बड़ी वाली याद कर लें जो नंबर ज़्यादा भी सिक्योर करके दे देगी और उसकी लैंग्वेज इतनी ट्रिकी नहीं है। छोटी वाली काफ़ी छोटी है और उसके अंदर टेक्निकल से अल्फाज है। ठीक है, देखें आप ऐसा लिखने के बाद फिर 100% नंबर एक्सपेक्ट मत करें। यानी अगर डेफिनेशन के साथ हमने खिलवाड़ की है अपनी सहूलत के लिए, हम कहते हैं डेफिनेशन 3 नंबर की है, रट्टा तो मेरे से नहीं लग सकता, वाहियात सी डेफिनेशन है, चलो मैं थोड़े से अल्फाज बदल लेता हूँ। आप बदल लें, आपने बेसिकली 0 से बचने की कोशिश की है, लेकिन अब आप ये कहेंगे मुझे 100% नंबर मिलने चाहिए, वो गलत होगा, क्योंकि ICAP डेफिनेशंस को लेकर स्पेसिफिक है। उसकी एग्जामिनर कमेंट्स में वो अक्सर कहता है कि यार हमने जब जार्गन पूछा है तो फिर जार्गन बताओ, अपनी वेराइटियाँ ना कराओ। तो इसलिए हमने डेफिनेशंस पे ज़रा ज़्यादा मोहतात रहना है। ऑल्दो एग्जामिनर कमेंट में कोई ख़ास इसमें परेशानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट रिमेन एवरेज। Some of the candidates were of the view that mortgage is the transfer of rights of the asset or that it involves transfer of title of possession of asset. Few candidates also wrote that it is created on the movable property of the company. यानी जिसने भी अपनी वैरायटियाँ कराई हुई थी उसने उन सारों को साइड पे कर दिया। उसने कहा कुछ इस तरह के अल्फाज बोल रहे थे, कुछ उस तरह के अल्फाज बोल रहे थे, यानी कि वो कह रहे हैं यार जब लिखा हुआ है तो वो बताओ, ये जो खुद ही से इधर उधर निकल रहे हो। तो एग्जामिनर डेफिनेशन को लेके कोशिश करता है कि आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक जवाब दें। तो डेफिनेशन का मतलब है कि 100% डेफिनेशन आपने अगर अपनी सहूलत करने के लिए उसको अपने अल्फाज में लिखा है तो आपने 0 से बचने की कोशिश की है। आप 1 से 1.5 तक पहुंच सकते हैं, 2 के लिए आपको किताब के अल्फाज चाहिए। ये मैं सिर्फ डेफिनेशन में कह रहा हूँ, बाकी जगह नहीं कह रहा।
एक्सपेंशन लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कोयटा में, हैज एक्वायर्ड अ होटल इन ईरान ऑन 1 मार्च 2017 EL obtained a long term loan from ABC Bank Limited situated in Chaman by creating a charge on its property in Iran. ईरान में प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान में कंपनी कोयटा में इनकॉर्पोरेट होती है और वो ये लोन लेती है, पाकिस्तानी कंपनी बाहर की प्रॉपर्टी। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द अबव चार्ज। हाँ, अब 4 नंबर है, तो सबसे पहले कहीं कानून ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी बाहर है और उसका चार्ज भी बाहर क्रिएट हुआ है तो जितने अरसे में डॉक्यूमेंट्स पहुंच सकते हैं कि 30 दिनों में। हाँ, अगर चार्ज के डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में है तो भले प्रॉपर्टी बाहर हो, चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर हमने उसको कर देना है। तो अब यहाँ हमें ये नहीं बताया गया कि चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ है, चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी इन ईरान। ईरान में प्रॉपर्टी है तो चार्ज क्रिएट भी अगर ईरान में हुआ है तो वहाँ की अथॉरिटी से भी देखें कि वो उनका क्या रूल है, और जितने अरसे में पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स पहुँच सकते हैं। तो अगेन मतलब ये 2 रूल हैं, एक ये है कि जिसमें चार्ज भी बाहर क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी भी बाहर होती है, और एक होता है जिसमें प्रॉपर्टी बाहर होती है लेकिन चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर चार्ज भी बाहर क्रिएट हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स भी बाहर हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पहुँच सकने के 30 दिन या पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है तो चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन में आपने उसको रजिस्टर करवाना है। डन। हाँ, अब अगेन वही बात है, 4 नंबर पूरे करने के लिए हम जो भी बताना चाहें, मैं ये कह रहा हूँ ना, जिस सवाल में आपके पास कम हो लिखने का उसको फ़ौरन से बना दें टाइप 3 सवाल, फिर आप उसे करें उस पैटर्न पे कि पहले कानून बता दें, फिर सिचुएशन पे तबसरा कर दें और एंड पे अपना एक नज़रिया पेश कर दें। उससे क्या होता है कि आप वो कम बातें इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि एग्जामिनर को लगता है कि इसने हर बात कवर कर दी। डन जी। अब अगेन इसमें वही वाली कि जिसमें, हाँ अभी सवाल में लिखा हुआ नहीं है, गौर से देखें। क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी इन ईरान, ये तो बता दिया कि प्रॉपर्टी इन ईरान है, क्रिएट कर दिया है चार्ज। अब ये जुमला 100% क्लैरिटी से नहीं बता रहा कि ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है ये पाकिस्तान में हुआ है या बाहर हुआ है। प्रॉपर्टी बाहर है, लेकिन हमने ही लॉ में 2 चीज़ें देखी थी कि प्रॉपर्टी बाहर हो और पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हो, और प्रॉपर्टी भी बाहर हो और चार्ज भी बाहर क्रिएट हुआ हो। अब अगेन मतलब यही है कि जब सवाल थोड़ा सा ओपन हो गया है तो दिस इज़ गुड कि आप एक दफ़ा या तो कहते हैं इट इज़ एज्यूम्ड कि चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, फिर वैसे आंसर कर दें, नहीं तो दोनों तरह से आंसर कर दें। आप कहें पाकिस्तान में होगा तो ये रूल है, पाकिस्तान से बाहर हुआ तो ये रूल है। क्योंकि सवाल ने ये नहीं बताया कि उस बैंक ने फरमाइश क्या की है कि भाई ईरान की प्रॉपर्टी है तो मुझे ईरान में दो चार्ज, ईरान के हिसाब से रजिस्टर करवा के दो। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं। 7B, majority of the students answered it correctly. However, some student did not mention that requirement of law of Iran should also be complied. वो जो हमने कहते हैं कि उस मुल्क का क्या कानून है वो भी। Further, with regard to time allowed for filing of documents, some student mention 21 days from the date. उस ज़माने में 21 दिन हुआ करता था, ये 30 दिन वाली बात 21 दिन होती थी। तो मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ नई ज़बान में। सम स्टूडेंट्स मेंशन 30 डेज फ्रॉम द डेट डॉक्यूमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम ईरान इंस्टेड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने कहा कि जब रिसीव होंगे उसके 30 दिन, जबकि उन्हें कहना चाहिए था कि क्रिएशन के 30 दिन। इसका मतलब है कि एग्जामिनर मानता है कि चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है। अब अगेन वो मानता है और वो अपने जुमले को लिख के बड़े फ़ख्र से बैठा हुआ है, और हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि हमने लोन लिया है, बैंक चमन में है, चार्ज क्रिएट होता है, प्रॉपर्टी ईरान में है। अब सवाल ये है कि चमन पाकिस्तान का इलाका है या वहाँ का इलाका? क्या सारे बच्चों को इतना क्लैरिटी से पता होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर, अब वाघा बॉर्डर के साथ 100% ये क्लैरिटी नहीं है कि वाघा हमारी तरफ का इलाका है या उनका इलाका है। अगर आप लाहौर में बैठे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप कराची में बैठे हैं तो आपको पता होगा। तो दिस कैन बी अ कन्फ्यूजन कि चमन को देख के लोग कंफ्यूज हों कि ज़रा थोड़ा सा विदेशी सा नाम है, थोड़ा सा ना फारसी सा नाम है, तो शायद ईरान का इलाका हो, जबकि ये वो चमन है जिसके अंगूर मशहूर हैं और यहाँ अंगूर नहीं होते, और पूरे पाकिस्तान में चमन के अंगूर चलते हैं।
क्योंकि मशहूर हो गया। तो जिस भी अंगूर को नस्ली साबित करना हो, असली साबित करना हो, अच्छा तगड़ा साबित करना हो, कहते हैं चमन का अंगूर है, और चमन में अंगूर नहीं होते। ये खूबसूरती है। दिस इज़ द हाइट ऑफ मार्केटिंग। अगर आपके पास इतनी ही ये बात है लिखने को, तो फिर उसे टाइप 3 सवाल बनाए। पहले कहते हैं कानून ये बात कर रहा है, यहाँ ये हो रहा है, तो इसका मतलब है 30 दिन उस डेट से काउंट हो गया। हाँ, अब वही बात है कि मांगी उसने ऐसे ना कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो रजिस्ट्रेशन इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो बाहर की प्रॉपर्टी होती है उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अगर चार्ज भी बाहर का हो तो थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। मेन पॉइंट, हाँ मेन पॉइंट प्रोसीजर है, लेकिन कनेक्टिंग पॉइंट्स में उनको बुरा लगा कि आपने वो बात नहीं बताई, तो इसलिए या तो शुरू में बता दें कि इट इज़ एज्यूम कि ये चार्ज पाकिस्तान में क्रिएट हुआ है, या इट इज़ एज्यूम कि ये चार्ज पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुआ है। कोई एक एजम्पशन लेके जवाब दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप लॉ के दोनों पॉइंट्स बता दें और नीचे कह दें अगर ये पाकिस्तान में क्रिएट होगा तो मेरा ये जवाब है, अगर बाहर क्रिएट होगा तो आप सेफ साइड पे खेलेंगे। एग्जामिनर को एहसास हो जाएगा कि हाँ यार हमारा सवाल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती थी, रादर देन कि आपने किसी एक तरफ जवाब लिख दिया और आप जो तर्जुमा समझ रहे थे वो और था और वो जो तर्जुमा समझ रहे थे वो और था। तो इसलिए सेफ साइड खेलते हुए ना ऐसा सवाल जिसके 2 आंसर निकल सकते हैं, आप दोनों अजम्पशंस बता दिया करें ताकि आप सेफ साइड पर रहें। आपने लॉ बताते हुए पहले बताया कि जो पाकिस्तान के बाहर होता है प्रॉपर्टी बाहर होती है, ये रूल है। जो पाकिस्तान में क्रिएट होता है प्रॉपर्टी बाहर होती है, ये रूल होता है। इन दिस सिचुएशन प्रॉपर्टी बाहर की है एंड चार्ज मे और मे नॉट बी क्रिएटेड इन पाकिस्तान, या चार्ज का जिक्र ही ना करें, कहें कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, और नीचे जो एंड पे सोल्यूशन देना है तो कहें अगर तो चार्ज भी पाकिस्तान में है तो 30 दिन यूँ काउंट होंगे, अगर चार्ज पाकिस्तान से बाहर है तो 30 दिन यूँ काउंट होंगे। तो एग्जामिनर को घर तक छोड़ के आना है कि हाँ भाई ये तुमने ये सवाल पूछा था, और सारे रास्ते उसे किस्सा सुनाते हुए जाना है, ताकि तंग आके कि यार ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही पढ़ के बैठा हुआ है, ये तो जो है ना मतलब सारे, तो वो आपकी 4 नंबर खड़े करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? Under provision of companies, I briefly describe the provision relating to inspection of register of mortgages and charges and where such register should be kept. Register of mortgages and charges कहाँ रखा हुआ होगा? रजिस्टर ऑफिस में रखा होगा। और इसकी इंस्पेक्शन वगैरह किस तरह से हो सकती है? मेंबर कर सकते हैं और बाहर के लोग पैसे दे के कर सकते हैं, मेंबर पैसे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने टाइप 1 सवाल पूछा है जिसमें रजिस्टर से रिलेटेड जो कुछ हमें पता है वो हमने बताना है। आप सवाल Under provision of Companies Act describe the circumstances in which registrar has the power to make entries of satisfaction and release of charge in the register of mortgage without intimation from company. कंपनी ने नहीं बताया लेकिन रजिस्ट्रार ने फिर भी एंट्री कर ली। ऐसा कब होता है? रजिस्ट्रार हैज़ रीजंस टू बिलीव, रजिस्ट्रार को अपने सोर्सेज से ये पता लगा है कि ये पेमेंट हो गई है, तो विदाउट कंपनी की इंटीमेट किए भी रजिस्ट्रार खुद से भी एंट्रियां कर सकता है। ये एक छोटी सी लाइन वहाँ पे लिखी हुई थी, कहाँ लिखी हुई है? एक भाई परेशान होकर पूछ रहे हैं, देखिए ज़रा पढ़ के सुनाएं, जहाँ ये लाइन लिखी है पढ़ के सुनाएं ताकि हौसला हो जाए। क्या खूबसूरत बात। रजिस्ट्रार में इवन इफ नो इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम कंपनी, आगे बिल्कुल। कितना खूबसूरत जुमला है। ये जुमला अपने आई कैप के पेपर में लिखें, आपकी 5 लाइनों में आ जाएगा जी। तो कहने का मतलब है कि हर लाइन कीमती है, कहीं से भी आई कैप किसी भी लाइन को पकड़ के सवाल बना देता है। तो खैर नोट हमने ये किया है कि लॉजिकल सवाल भी हल्का सा ही लॉजिक वाला है वो रटे वाली बात पूछ रहे हैं, सिर्फ इतनी लॉजिक के समझ आ जाए कि पेमेंट हो रही है या रजिस्टर हो रहा है, मुल्क में है या मुल्क से बाहर है। इसका तो नहीं देखता हमने, वो एग्जामिनर कमेंट देख लेते हैं हमारा क्या जा रहा है। ओए होए बड़ा लंबा चौड़ा था। 2% of the candidate secured passing marks। अच्छा, फिर
वो पूरा सवाल है, जो पार्ट ये वाला है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू गिव करेक्ट आंसर बट रिमेनिंग 50% वर कंफ्यूज्ड and mentioned the procedure for release of charge on intimation by company which was totally irrelevant. Moreover, many students use guesswork and only stated that registrar may release the charge after communicating with the company's creditor or lender on his own initiative. उनका बच्चों को वो टमक टोइयाँ मार रहे थे, वो खुद ही से कहे थे कि रजिस्ट्रार कई दफ़ा खुद ही से क्रेडिटर से रब्ता करता है, उससे पूछता है हाँ भाई तुमने पेमेंट की है नहीं की, जब वो कहता है मैंने पेमेंट कर दी है तो फिर रजिस्ट्रार को खुद से लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो किताबी बात है वो किसी ने नहीं बताई, आधे लोग शुगल मचाते रहे, यानी उसको है कि ये एक स्पेसिफिक बात है, मैंने स्पेसिफिकली वो लाइन पूछी है तो मुझे उस लाइन का जवाब चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 7 को आप अपने पास मार्क कर लें कि ये रट्टा स्पेशल चैप्टर है। List 6 type of charges which a company is mandatorily required to be get registered with the registrar under Companies Act. Also state the effect of non-registration of a charge created in favor of company. आपकी ज़िंदगी आसान कर दी, उन्होंने कहा कोई से 6 बता दें अपनी पसंद से। और अच्छा, जब उन्होंने 6 कहा है ना ऐसे, तो यकीनन ये पेपर मेरे सामने होता तो इसमें 6 बोल्ड हुआ होता। आई कैप कई दफ़ा ना लफ्ज़ लिख के उसे बोल्ड भी कर देता है और फिर उसे बहुत बुरा लगता है कि आपने ज़्यादा लिख दिए या इस तरह से करके। तो जब उसने ओपन छोड़ा हुआ आप गप्पे मारे, जहाँ उसने कह दिया कि मुझे बस इतने जवाब चाहिए तो फिर उतने जवाब दें, फिर उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करें। हो सकता है बच्चों ने ना किया हो ऐसा, और उसके बाद कई दफ़ा क्या होता बंदा जज्बात में जल्दी जल्दी लिख के कहता शुक्र है सवाल ख़त्म हुआ आगे गया। आपने हमेशा पेपर में ना अंडरलाइन कर देना है जो मेन रिक्वायरमेंट है, यानी अब ये सवाल में एक रिक्वायरमेंट है टाइप ऑफ चार्जेस, तो आगे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है तो इसको ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा अंडरलाइन कर लेना है ताकि आप जब करके फारिग होकर क्वेश्चन पेपर पे देखें तो आप कहें ये क्या गिची मिची लगी हुई है, ओए बचत हो गई। क्योंकि होता ही है कि बंदा इतने फ्लो में होता है कि वो अपनी तरफ से ना 6 या 10 लाइनें लिखने के बाद समझता है कि बस अब मेरे जैसा तो है ही नहीं कोई ना, मैं जो कर चुका हूँ वो तो तूफ़ानी है। तो वो उस जोश में उस सवाल का रिमेनिंग हिस्सा पढ़ना भूल जाता है या दोबारा पढ़ना भूल जाता है। जी बिल्कुल, कम या ज़्यादा में कन्फ्यूज़न तो ज़्यादा लिखना तो है ही। तो हाँ, मतलब अगर देखें जुमला आपने गौर से नहीं सुना, कम या ज़्यादा में अगर कन्फ्यूज़ हैं, ये कन्फ्यूजन कब होती है? जब पूछने वाला कितना चाह है नहीं पता, जब पूछने वाला वाज़े वाशगाफ 2 टोक अल्फाज में कहे 6 तो फिर 3-5 नहीं करना, फिर 6। देखते हैं क्या उनको कुछ बुरा लगा। गुड परफॉर्मेंस वॉज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, 4 नंबर का सवाल है, तो क्या वर्किंग बनती है आपके जहन में नंबर की? 6 हैं तो 6 3 आपस में डिवाइड होता है तो ऐसे हुआ होगा, तो बिल्कुल ऐसे ये आधा नंबर फॉर ईच टाइप मेकिंग इट 3 और 1 नंबर नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट बताने के। नहीं, असल में वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ कंपनी, कंपनी के फेवर में जो चार्ज क्रिएट हुआ उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या नुकसान होगा, ये पूरा जुमला है। यानी कंपनी के लिए जो चार्ज क्रिएट हुआ है उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या नुकसान होगा, इस तरह से। तो हमने पहले आसान टारगेट पकड़ा चैप्टर 7 को, चैप्टर 6 की तरफ आते हैं। चैप्टर 6 के 2 पार्ट हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोस्पेक्टस। ज़रा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में याद करा दूं कि 5 शर्तें होती हैं और कभी 6 शर्तें होती हैं। 5 शर्तें कब होती हैं? जब वो कहें बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए क्या करना होगा, आप कहेंगे ये 5 काम करने होंगे। और अगर वो कहें कि बताओ कंपनी बिजनेस कैसे कमेंस करेगी, तो आप कहेंगे 6 शर्तें हैं, 5 ये हैं और 6ठी ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाए। ये 5 और 6 का फ़र्क पता है ना, ये जहन में रखना है। दूसरा, यही चंद शर्तें गिनी चुनी शर्तें वो आपने याद की हुई हों। फिर आपको ये बताना चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है। प्राइवेट कंपनियां उसी वक्त कमेंस कर सकती हैं बिजनेस, लेकिन पब्लिक कंपनियां जो है वो उस वक्त फ़ौरन कमेंस नहीं कर सकती, उनको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 काम हो सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं नंबर 1, और नंबर 2 आप बोरविंग कर सकते हैं।
अब ICAP बहादुर कई दफ़ा ये नहीं कहता कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें बताओ, वो कहता है कंपनी बनी है और वो लोन लेना चाह रही है, बताओ ऐसा क्या करे कि वो लोन ले सके। तो एग्जामिनर कई दफ़ा बहुत दूर से घुमा के आपको लेके आ रहा होता है और फिर बंदा लोन और पता नहीं उसी को सोचता रह जाता है कि कौन से चैप्टर से आया है। तो हर चीज़ का मिजाज समझना ज़रूरी है। तो ये पास पेपर सेशन का मकसद यही है कि हम थोड़ा सा एक स्कोप सेट कर लें कि हाँ भाई चैप्टर में से इस तरह से वो इस स्कूल ऑफ थॉट से सवाल आते हैं। Explain the provision specified in Companies Act relating to requirement to be completed before commencement of business by a public company. Commencement of business से पीछे क्या रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए? अब 6 बातें बतानी है। ये 5 शर्तें हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाना चाहिए। फिर ये लिख देने में हर्ज कोई नहीं है कि कमेंसमेंट के बाद आप बोरविंग भी कर सकते हैं, हालांकि मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन दिल तो कर रहा है ना। और उसके आसपास कोई एक एक्स्ट्रा लाइन ही है, मुझे दुख लग रहा है कि मैंने सब लिख दिया है, नंबर भी 6 हैं। पता नहीं एग्जामिनर सोच तो नहीं रहा था, एग्जामिनर भी तो एग्जामिनर है ना, कुछ भी सोच सकता है। तो एहतियातन लिख दें, हर्ज कोई नहीं, 1-1.5 लाइन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन उन्होंने कहा कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन फाइन पेनल्टी बनता तो नहीं है, लेकिन लिख देने में हर्ज भी कोई नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ ना कि डरना है तो फिर पूरा लिख देना है। चूँकि एग्जामिनर कमेंट नहीं है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन से हमें गाइडेंस उस तरह से नहीं मिलती। बस जस्ट सरसरी सा अगर हम देख लें तो इन्होंने सोल्यूशन में वो 6 बातें लिख दी हैं बस। अगेन वही बात है कि वो सोल्यूशन एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो हमारे पास गाइडेंस आ जाती है। तो रट्टे वाला सवाल 6 की 6 शर्तें। मजबूत लिमिटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। मजबूत लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है जिसमें जनरल पब्लिक से वो ऑफर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, एंड इज ऑल्सो इंटेंडिंग टू साइन अ मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट विद टॉप बैंक लिमिटेड। हाउएवर मिस्टर बाकिर हु इज लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनीज अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग फैसिलिटी एग्रीमेंट इन व्यू ऑफ। अब एक कंपनी है वो नई बनी है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है, जनरल पब्लिक से पैसे मांग रहे हैं और एक मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी, अब ये पता नहीं क्या होता है लेकिन फाइनेंस है तो इसका मतलब है कोई लोन शोन वाली बात होगी। तो मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी हमें नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, हमें इस लेवल पे फ़र्ज़ करें। वैसे तो हो सकता है कि आप सोचें कि कैफ 6 MFA है, बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा, और कैफ 7 कंपनी लॉ है। हालांकि नॉर्मली लोग MFA बाद में पढ़ते हैं, तो MFA पढ़ा हुआ हो तो ये वाली बात पता हो। विद टॉप बैंक लिमिटेड बाकिर साहब जो है वो परेशान है, वो कह रहे हैं नहीं भाई ये साइनिंग मुझे ठीक नहीं लग रही। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वाई ML शुड नॉट साइन द फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट, क्यों नहीं साइन करना चाहिए। लिस्ट द कंडीशंस इफ एनी विच ML मस्ट कंप्लाई बिफोर एक्सरसाइजिंग इट्स बोरोइंग पावर्स। एहसान किया ये जुमला लिख के उन्होंने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते कि सवाल चल क्या रहा है। एक कंपनी बनी है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, वो मुशारका की एक फाइनेंस फैसिलिटी के एग्रीमेंट कर रहे हैं, बाकिर साहब कहते हैं मैं नहीं होने दूंगा या साइन नहीं हो सकते। बाकिर भाई को पता नहीं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बताएं कि क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं और बताएं कि बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करने से पहले कौन सी शर्तें। तो ये बोरोइंग पावर का लफ्ज़ बता के इन्होंने थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक कर दिया। ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ ML साइंस द मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी विदाउट फुलफिलिंग द अबव कंडीशंस। तो टेक्निकली उन्होंने आपसे पूछा है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें बताएं, और फिर आप कहेंगे कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो कंपनी लीगली अलाउड नहीं है कि वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी करे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पीछे होने वाली चीज़ें टेंटेटिव हैं, प्रोविजनल हैं। ऐसी बोरोइंग गैर कानूनी बोरोइंग मानी जाएगी, वॉइड बोरोइंग मानी जाएगी जिसमें कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। तो आप कहेंगे ये बोरोइंग कानूनी हैसियत नहीं रखती, वो बैंक रोता रह जाएगा क्योंकि उसको उसके हकूक नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो देखने में तगड़ा सा सवाल था, लेकिन पूछा इन्होंने वही शर्तें थी। तो आपने बस ये देख लेना अलग अलग सवालों का मिजाज, शर्तें रटी हुई होने के बावजूद भी लोग सवाल पढ़ के परेशान हो जाते हैं। परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज। Majority of the student mentioned few candidates, majority of the student mentioned few candidates but conditions, few conditions but could not list all of them.
ज़्यादातर ने कुछ बातें बताई लेकिन सारी नहीं बताई। फर्दर मैनी स्टूडेंट डज नॉट डिस्कस द स्टेटस ऑफ बोरोइंग एग्रीमेंट इफ साइन बिफोर ऑब्टेनिंग, उस स्टेटस पे जो एंड पे हमने खास तौर पे कहा था वो बात नहीं की। मैनी स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस and the provisions to which it was related and narrated irrelevant conditions like approval by directors members। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया, वो निकल गए किसी और चैप्टर में, डायरेक्टर के अप्रूवल करेंगे, ईओजीएम बुला लेंगे, आएंगे, नोटिस भेजेंगे, दिन पहले नोटिस भेजेंगे, नोटिस इतने दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। अब जब नहीं आता बंदा यही हरकतें कर रहा होता है। ये वो आखिरी 1 घंटे वाले सवाल नहीं होते जो कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बंदा कहता कुछ तो लिख के जाऊँगा मैं यहाँ। तो एग्जामिनर को वो बच्चों ने तकलीफ दी और उसे बुरा लगा, उसने कहा यार शर्तें ही पूरी लिख देते। मतलब कुछ ने लिखी और जिन्होंने लिखी उनमें से भी अक्सर ने पूरी नहीं लिखी, तो कम से कम वो 6 शर्तें तो याद होनी चाहिए। डन। क्या चीज़? अगर एमएल साइन करे विदाउट फुलफिलिंग तो क्या होगा? तो हम कहेंगे ये एक इलीगल बोरोइंग होगी, वॉइड बोरोइंग होगी, ये अल्ट्रा वाइज बोरोइंग होगी। बोरोइंग विदाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट गैर कानूनी होती है। डिपेंड करता है, अगर वहाँ लिखा है तो पड़ेगी, बस फिर पड़ेगी, क्योंकि पेनल्टियाँ जो है वो नॉर्मली आई क्या पूछता नहीं है, लेकिन हम बता दें तो हर्ज भी कोई नहीं है। एक्स्ट्रा है ना, जो अगर आता है तो लिख देने में कोई हर्ज नहीं है, ना आता हो तो फिर बंदा शर्माता है ना, जब आता है तो फिर तो खुल के खेलता है। जी क्लियर। इनोवेशन लिमिटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी है। पीछे भी हमने देखा कि एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, तो नई कंपनी बनते साथ ही हमारे जहन में शुरू वाली बातें आ जाएंगी। Prior to the issuance of certificate of commencement of business, the director have entered into long-term contract with foreign company for supply of material। commencement certificate मिलने से पहले डायरेक्टर भाई जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरेन कंपनी के साथ सप्लाई ऑफ मटेरियल के हो गए। अंडर प्रोविजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्रोविजनल ओनली हैं और वो उस दिन वैलिड होते हैं जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही जुमला आपने उठा के यहाँ पे चिपका देना है। चूँकि टाइप 2 सवाल है तो आपने कह देना है कि इनोवेशन लिमिटेड कंपनी का जो फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो प्रोविजनल ओनली है, ताकि उनके जज्बात का एहतराम भी हो कि उन्होंने बेचारों ने अंग्रेज़ी में कुछ बातें लिखी थी, तो आपने ज़रूर उसका ख्याल रखा। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 बातें। क्योंकि छठी तो बात है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो 5 बातें पूरी होंगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 6A में आई कैप ने किन जज्बात का इजहार किया? पार्ट 1 में मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट स्टेटेड इनकरेक्टली दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज इनवैलिड। इनवैलिड नहीं है, प्रोविजनल है। प्रोविजनल होता है कच्चा पक्का टेंटेटिव सा। हाँ, इनवैलिड होती है बोरोइंग, बोरोइंग गलत होती है, बोरोइंग वॉइड होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है कच्चा जिसको रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी पकड़ या कॉन्ट्रैक्ट सही से माना जाएगा जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है। हाँ, कानूनी हैसियत अदालत में जाके उसके ऊपर अपना वो राइट लेना वो नहीं मिलेगा आपको। तो यूँ समझें कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रेटिफाई होगा उस दिन जिस दिन कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला। तो उन्होंने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, हालांकि वो इनवैलिड नहीं होता। इनफैक्ट इन सच सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोविजनल एंड बिकम बाइंडिंग, सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो इस चीज़ का तस्करा। पार्ट 2, दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज पुअरली अटेम्प्टेड। A large number of students specified type of companies who are required to obtain certificate of commencement of business instead of mentioning the requirement that have to be fulfilled for obtaining such certificate। उन्होंने कहा बच्चों ने ये नहीं बताया कि शर्तें क्या पूरी होनी चाहिए, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कौन सी कंपनी को कमेंसमेंट चाहिए होती है और कौन सी को नहीं चाहिए होती है। Some of the students narrated the formalities regarding incorporation of the company। उन्होंने कहा जिनको कुछ नहीं समझ आया उन्होंने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लिखना शुरू कर दिया। सही उस्तादों से नहीं ना पढ़े होते सारे। हमारा लास्ट टाइम 91 या पता नहीं कितना परसेंट रिजल्ट आया था जब आई कैप का 22%, 93.48 लास्ट की जो हमारा पिछला सेशन गुजरा है जी, उसमें अल्लाह का शुक्र है हमारा 93% रिजल्ट आया। वजह उन बच्चों का
एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब ये इतना बड़ी परसेंटेज थी कि मैंने इसे रद्द कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई गौर से देखें, इतना नहीं हो सकता, मैं इतना भी जज्बाती आदमी नहीं, और ना बच्चे इतने चैंपियन हैं। तो वो आप दोबारा से देखिए तो इन लोगों ने अपनी सारी वर्किंग करके, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो रिजल्ट बना था, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिजल्ट था। तो शायद हमारे बच्चे सही से तैयार बैठे हुए होते हैं और शायद बाकी बच्चों को रट्टा लगवा दिया जाता खाली, तो इसलिए वो ऐसी गलत गलत बातें करते हैं। अब आपसे रिलेटेड कोई एग्जामिनर कमेंट में ऐसी बात आई ना, आपके बारे में आना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर क्लियर व्हाट टू राइट बट दे डोंट नो हाउ टू राइट। ये आपका मसला है। आप लोगों ने यहाँ मार खानी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 या 3 पास पेपर के सवाल हाथ से लिख के करने हैं। कम टाइम हो तो 2, ज़्यादा टाइम हो तो 3, देखा हुआ सवाल हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ देखना ये है कि आप लिखते हुए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि देख के लग रहा होता है हमें सब आता है, लेकिन लिखते हुए वो परफॉर्मेंस नहीं होती। आप दोस्तों के साथ टाइम वो कर लेना, अपने एक दोस्त के साथ सेट कर लें कि जी मैं हर दिन मैं तुम्हें 3 सवाल लिख के दूंगा तो मुझे 3 सवाल लिख के दो। आप उसके सवाल चेक करें, उसको जुगते मारे, वो आपका सवाल चेक करें, आपको जुगते मारे। कम से कम आपको गलती पता लग जाएगी। पता है गलती करने वाले को इतना नहीं पता लगता, गलती देखने वाले को ज़्यादा पता लगता है। जब आप दूसरे का सवाल चेक करे होंगे कि यार खुदा का खौफ करो, तुम्हारा पहला लेटर कैपिटल तो है नहीं जो तुम जुमला शुरू कर रहे हो, ये देखो तुमने यहाँ बीच में वर्ड गायब कर दिया। तो जब आप उसके इतने एतराज़ कर रहे हैं ना, तो अगली दफ़ा अपने सवाल लिखते हुए ओवर कॉशियस होंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो जब तक आप सिर्फ दूसरी साइड पे रहते हैं कि बस मेरे सवाल चेक करके कोई मुझे दे दे, आपको नहीं पता लगता। जब आप किसी को चेक करते हैं फिर आपको एग्जामिनर का दर्द समझ आता है, फिर आपको पता लगता है कि हाँ मतलब कैसा दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है, नंबर ज़्यादा देने का दिल करता है। तो ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। पर डे 3 सवाल, एक बच्चे ने दूसरे को लिख के दिया है, दूसरे ने पहले को, या 2 व्हाट्सएवर। आपको तो डेली बेस पे वीडियोस भी मिल रही हैं, तो डेली बेस पे वीडियो पास पेपर का सेशन किया, उसके बाद देखा हुआ भले सवाल। मुझे ये नहीं मसला कि आप लॉजिक तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, इस वक्त मसला ये है कि आप लिख कैसा रहे हैं। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। जनरल रूल है, उसकी एक्सेप्शन बतानी है। कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। कंपनियां अपना बिजनेस सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के साथ शुरू कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपने एक्सेप्शंस लिख देनी है। जो साल बाद कन्वर्ट हो रही है उसको भी ज़रूरत नहीं है, जो साल में कन्वर्ट हो रही है नहीं, ये तो और चीज़ है। नहीं, जो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है उस पर हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि कन्वर्जन तो बाद में हुई ना, वो थी तो शुरू से प्राइवेट ना। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त की बातें हो रही हैं। तो जो एज प्राइवेट इनकॉर्पोरेट हुई है उसने नहीं करवाना, जो पब्लिक हुई है उसने करवाना है। गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ने नहीं करना। अब एक प्राइवेट थी और बाद में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, उसको कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, स्टैच्यूटरी मीटिंग बहरहाल अगर वो साल में कन्वर्ट हो जाए वो उसे करानी पड़ जाती है, याद है स्टैच्यूटरी मीटिंग, उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से ताल्लुक से वो जो टाइम नहीं काउंट, तो वहाँ पे एक लाइन साल में कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट से पब्लिक, उसको करवा स्टैच्यूटरी मीटिंग, बाकी लें जी। एग्जामिनर कमेंट, private company was correctly mentioned by most of examinees, however other 2 exceptions were not found in most of the answer script। इसका मतलब है कि गारंटी लिमिटेड और वो जो प्राइवेट जो बाद में कन्वर्ट हो गई है वो लोगों ने नहीं बताया, यानी कि वही बात है कि वो चाहते थे कि वो बात जो कि ऑब्वियस है लिखी जाए, जो आपके दिल में आ रही थी। मैं एग्जामिनर होता तो मैं 2 बातें मान लेता, लेकिन मैं इसीलिए एग्जामिनर नहीं हूँ कि मैं अभी उतना जालिम नहीं बन सका। ठीक है जी। ओए इतना बड़ा सवाल। White Diamond Limited was incorporated on 6 फरवरी 2021. All the subscriber to memorandum has paid the share money except Ejaz, who has subscribed 4000 share and is willing to make payment before 10th मार्च 2021। 6 फरवरी को कंपनी बनी है, वो कह रहा है मैं 10 मार्च तक पैसे दे दूंगा, परेशान मत हो। WDL मैनेजमेंट इंटेंड टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी इमीडिएटली सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड इन मेमोरेंडम। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसमेंट दे इंटेंड टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट एंड रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट। एक कंपनी बनी है, काम शुरू करना चाह रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनकी नहीं डिफाइन हुई हुई, शेयर होल्डर्स ने अभी पैसे पूरे नहीं दिए हैं, अभी दरमियानी से मामले चल रहे हैं।
डिटरमाइन एजाज स्टेटस इन WDL। WDL में ये एजाज नामी शख्स जो कि सब्सक्राइबर और पैसे नहीं देता, इसका क्या स्टेटस है। एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन इफ एनी टूवर्ड्स हिमसेल्फ एज वेल एज WDL इफ ही मेक द पेमेंट बिफोर 10th मार्च। ये एक मिक्स सवाल है जो दो जगह से आंसर होता है। एक ये कि एक सब्सक्राइबर कंपनी बनने के बाद पैसे फ़ौरन दे, उसका डेड ड्यू होता है, नहीं देगा तो हम उसे सब्सक्राइबर से निकाल देंगे, एक वो चीज़। और दूसरा ये कि कंपनी के ऊपर क्या मसलो मसाइल होंगे इस सारे मामले के, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट नहीं लिया, कंपनी तब तक बिज़नेस नहीं कर सकती। तो कंपनी को अपनी शर्तें पूरी करनी होंगी। 10 मार्च से पहले पहले सब्सक्राइबर पैसे दे दे तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे जी 10 मार्च ज़रा ज़्यादा आगे जाके आती है, सब्सक्राइबर को इमीडिएटली पैसे देने होते हैं। पुराने ज़माने में रूल होता था 30 दिन का, जो कि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने इसको ख़त्म कर दिया, 2021 ने। तो अब वो आपको याद होगा कि मेरी स्लाइड पे एक चीज़ आ रही थी, मैंने कहा था नहीं ये आपने नहीं देखना, इधर ज़्यादा लिखा हुआ आपके पास कम आ रहा होगा, इग्नोर करें, मतलब वो आपको कहाँ याद रहती हैं बातें। एग्जामिनर कमेंट 7A, एग्जामिनीज वर नॉट अवेयर ऑफ टाइम लिमिट विद इन विच सब्सक्रिप्शन मनी शुड बी रिसीव, यानी कि 30 दिन। उस जमाने का एग्जामिनर कमेंट उस वक्त 30 दिन की रिक्वायरमेंट होती थी। Examinees were not able to determine the existing status of Ejaz as member and debtor of WDL and implication on his status in case of non-payment of subscription money। बच्चों को नहीं पता था कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसके साथ क्या होगा। Examinees were not able to determine the implication for WDL in case of non-payment of subscription money by Ejaz within the prescribed time, WDL not being able to exercise borrowing power and start operation। उन्होंने कहा जी वो WDL के साथ क्या होगा, बच्चे नहीं बता पाए। WDL को जब सब्सक्रिप्शन मनी ही नहीं मिली, जब उसकी वो 6 शर्तें ही नहीं पूरी हुई, तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकती, तो बोरविंग नहीं कर सकती। एजाज यहाँ पे प्रोमोटर है, लेकिन सब्सक्राइबर था तो सही, साइन तो किए थे, लेकिन वो फिर निकाल दिया गया। हाँ, अब ये है कि हम कहेंगे कि डायरेक्टर्स की भी, डायरेक्टर जो मेन स्पॉन्सर्स हैं उनके पैसे आने चाहिए शुरू में, वो नहीं आए हुए। उसके अलावा जो वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका रूल भी पूरा होना चाहिए, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो ये बताना ज़रूरी है कि वो अगर डिफाइंड ना हो तो फिर क्या होता है। तो टेक्निकली आपने बता देना है कि भाई कमेंसमेंट आपकी शर्तें ही नहीं पूरी हुई। डन। इसमें प्रोस्पेक्टस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नहीं, इसमें लेटेस्ट सवाल नहीं है। क्या अगर जितना वो कैश में आया है वो उसको मान लिया जाता है। Prospectus. Quite often, a prospectus inviting persons to subscribe for shares in a company contain a statement from person who are expert in their respective field. Describe the term expert as explained in Securities Act 2015 in above context। 2 नंबर के लिए उन्होंने expert की definition पूछ ली। Narrate the condition that company should comply with। अगर prospectus में expert की statement हो तो उसकी consent लेनी है, फिर ये लिखना है कि उसकी statement है, और फिर ये लिखना है कि उसने अपनी consent withdraw नहीं की। तो 5 नंबर के लिए उन्होंने एक्सपर्ट वाली बात पूछ ली, छोटी सी जगह से 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 सवाल पूछ लिया। जुड़वे वाली, यस, बैंकर और वो वाला सारा, बैंकर अकाउंटेंट और वो सारा। UHY लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज फंड थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर टू द पब्लिक। प्रोसीड्स ऑफ द इशू वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ये फंड रेज करना चाह रहे हैं और जो पैसे आएंगे वो नए प्लांट की इंस्टॉलेशन पे लगेंगे। डायरेक्टर प्लान टू इशू द प्रोस्पेक्टस ऑन 10 सितंबर 2012 को वो इशू करना चाहते हैं। पब्लिकेशन डेट क्या रखना चाहते हैं, 10 सितंबर 2012। सब्सक्रिप्शन लिस्ट विल बी ओपन इन 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2012। अक्टूबर के 2nd वीक या 3rd वीक में सब्सक्रिप्शन लिस्टें ओपन होंगी। ये सुन के आपको समझ आ गया कि तारीखों को मैच करना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन कम से कम कितने दिन का फासला, 7, तो 7 दिन तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। तो 10 सितंबर के 30 दिन 10 अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं, 2nd या 3rd वीक में हम लोग ओपन करने का सोच रहे हैं। तो आपने कहना है कि यार ऐसे नहीं, देखो 2nd तक ठीक था,
3rd नहीं, मतलब आप 10 अक्टूबर से पीछे पीछे आपको क्लोज करना होगा, ओपन नहीं क्लोज करना होगा। अच्छा, एक्सपर्ट ओपिनियन विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए थी। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। क्या क्या बताना है? डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बारे में आपने गाइड करना है। तो आप कहेंगे ठीक है जी, जिस दिन आप इशू कर रहे हैं वो आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है, वहाँ से कम इतना फासला होना चाहिए, यानी कि आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो 17 सितंबर से पहले ओपन नहीं हो सकती, 10 अक्टूबर के बाद क्लोज नहीं हो सकती। इन्हीं दिनों में आपने करना है। और अगर आपकी मजबूरी है कि आपको 2nd या 3rd वीक में जाना है तो फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन को थोड़ा सा आगे कर लें, ऐसे कर लें कि आपकी वो टाइम लिमिट पूरी हो जाए। एक्सटेंशन असल में वो उसमें एक्सटेंशन मिलती है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल में, ये वो लिस्टें ओपन हो रही हैं। देन द प्लेसेस वेयर UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? वो जो 5-6 जगह हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, बैलेटर, फलाना फलाना, इस तरह से करके, सिर्फ 2 नंबर के लिए, यानी उनकी नज़र में उन सारी लकीरों की अहमियत 2 नंबर की है क्योंकि वो रट्टे वाली हैं। द कंडीशन दैट UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट। जी, तो टेक्निकली 9 नंबर का सवाल जो देखने में सिनेरियो था उसमें 5 नंबर रट्टा था, 3 नंबर एक्सपर्ट वाले थे, 2 नंबर कौन सी प्लेसेस पे रखना है, और जो लॉजिकल डिस्कशन थी वो 4 नंबर की थी, वो जो डेट्स वाली थी। तो कई दफ़ा आप एक सवाल देख के परेशान होते हैं, आप उसके पार्ट्स देखें तो कई दफ़ा 1-2 पार्ट बड़े सीधे सीधे से होते हैं। तो इसमें देखिए ना, पार्ट बी और सी आसान था। देखिए इसका कोई एग्जामिनर कमेंट है इस वक्त? ऑटम 12 नहीं होगा, नहीं, ऑटम 12 में हमारे पास नहीं है। अगले से अगले सवाल, फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ टॉप इंजीनियरिंग लिमिटेड बाय SECP ऑन 31 अगस्त 2013 की 31 अगस्त को क्या हुआ है? अप्रूवल हुआ है, अप्रूवल की डेट दे दी। डायरेक्टर ने प्लानिंग की है, प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑन 25 अक्टूबर 2013। प्रोस्पेक्टस एक इंग्लिश के अखबार में शाया होगा 25 अक्टूबर को। पहले तो आपको इंग्लिश पे एतराज़ होना चाहिए कि भाई ये खाली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और उर्दू होता है। अब 25 अक्टूबर, अप्रूवल कब हुई है? 31 अगस्त। अप्रूवल और इसमें 21 दिन का गैप होना चाहिए, नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप होना चाहिए? 60। 31 अगस्त के बाद 30 सितंबर और अक्टूबर एंड, तो इसका मतलब है कि डेट्स तो मज़े की लग रही हैं। इंग्लिश वाला काम खराब है। 1000 कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी प्रिंटेड। सफिशिएंट कॉपीज होनी चाहिए। अब सफिशिएंट अगर ये 1000 सही है तो ओके, नहीं तो सफिशिएंट का मतलब है उतना जितनी कंपनी को रिक्वायर्ड है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट वुड रिमेन ओपन फॉर 2 days ऑन 10-11 नवंबर 2013। 25 अक्टूबर से गिनती शुरू होनी है, कम से कम 7 दिन बाद होनी चाहिए, है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए। डिस्कस वेदर द अबव प्लान इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। ऊपर का प्लान सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक है या नहीं। 2 तरीके आंसर करने को, लाइन बाय लाइन आंसर कर दें या सबसे पहले कह दें सिक्योरिटीज एक्ट फॉलोइंग बातें कहता है, वो 7 से 30 दिन का गैप होना चाहिए, वो इतना गैप होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस उर्दू इंग्लिश अखबार में होना चाहिए, सफिशिएंट कॉपीज़ होनी चाहिए। और नीचे जवाब में आप लिख दें कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान जो दिया गया है वो सही लग रहा है, सिवाय इस बात के कि इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर वाली चीज़ हट हुई है। और 1000 कॉपीज़ अगर सफिशिएंट है तो हमें एतराज़ नहीं है। तो ये मज़े का सवाल था जिसने बेसिकली आपसे 2-3 एरियाज़ की नॉलेज टेस्ट की है। मैं आपसे ये कहा कि 2 प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन 1 आप एक दफ़ा सारा लॉ लिख दें, प्रेजेंटेशन 2 कह देंगे इस लॉ की नज़र में मुझे इसमें सिर्फ एक एतराज़ लग रहा है। ऑप्शन 2 पॉइंट 1 लिखा, हेडिंग डाली, कहा कानून ये कहता है ये हो रहा है, मैं मुतमईन हूँ। कानून, फिर पॉइंट 2 कानून ये कहता है यहाँ ये हो रहा है, मैं मुतमईन हूँ। असल में वो 3 छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अगर आप इसे पार्ट बाय पार्ट आंसर करना चाह रहे हैं तो फिर आप
हर पार्ट को अलग से ट्रीट करें। और अगर आप इकट्ठे आंसर करना चाहें, जैसे मैंने कहा ना, अगर शदीद मजबूरी हो और एक सफ़े पे सारे करने हो और आप कनेक्टेड एक कंबाइंड जवाब दे रहे हो, तो फिर आपने पेज के टॉप पे डब्बे में लिखा क्वेश्चन नंबर 4B, 1 या 2 नहीं लिखा। यहाँ नीचे पेज आपका शुरू हुआ, पेज की जो वेरी फर्स्ट लाइन है इधर ब्रैकेट में लिखा पार्ट 1, 2 एंड 3। स्कैन करने वाले को हिंट देना है कि मैंने तीनों पार्ट्स इसी सफ़े पे किए हैं, ताकि वो उसके बाद ढूंढता ना फिरे आपका अगला कौन सा सफ़ा स्कैन करके कौन से खाने में डालना है। जिसने हज़ारों पेपर स्कैन करने, उसने उस टाइम पे बहुत गौर व फिक्र नहीं करना है कि आपके पेज में किस जगह से नया पार्ट शुरू हो रहा है। जी, सब पार्ट का ओरिजिनल रूल है नेक्स्ट पेज पे करना है, लेकिन अगर आपको मजबूरन एक पेज पे करने पड़े, जैसे हम इन तीनों के इकट्ठे जवाब देना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने आपको एक अल्टरनेट तरीका बताया उसको प्रेजेंट करने का, कि उस सवाल का मेन नंबर ऊपर लिखें और पहली ही लाइन में ब्रैकेट में लिख दें कि पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट इस सफ़े पे हो रहा है। यानी कि जब आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो स्कैन करने वाले को ऊपर ही टॉप पे नजर आ जाएगा, तो वो आपके तीनों पार्ट्स को एक दफ़ा स्कैन करके एक दफ़ा सवाल में अपलोड करेगा, रादर अलग अलग पार्ट ढूंढे। तो थोड़ा सा सेफ रह के चलना है। गलती कंप्यूटर स्कैन करने वाले से भी हो सकती है और वो शायद कमती लॉ का एक्सपर्ट नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा कि कौन से जुमले से नया पार्ट शुरू हो रहा है, उसने तो स्कैन करना है और सामने के थंबनेल की बेस पे उसको रेलेवेंट खाने के अंदर फेंक देना है, ताकि कराची बैठे एग्जामिनर के सामने सिर्फ उतना आए जितना वो चेक कर रहा है। तो ई मार्किंग में थोड़ा सा एहतियात करनी है। डन। बेकरार लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एक बेकरार सी लिस्टेड कंपनी है, वांट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू प्लांट फॉर इट्स सोडा ऐश प्रोजेक्ट। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर। उन्होंने कहा ज़रा ओखी सी इंग्लिश इस्तेमाल करें, कंपनी इस ऑर्डिनरी शेयर इशू करके उससे फाइनेंस करना चाह रही है इस प्रोजेक्ट को। कंटेम्पलेटिंग कोशिश कर रही है, जद्दोजहद में है। In order to enhance the credibility of expansion project, BL management has decided to include a statement from Mr. Salman, a mechanical engineer, in its prospectus. Prospectus में उन्होंने एक Mr. सलमान जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है उनकी स्टेटमेंट डालनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऊपर हमने क्या फजूल बातें की हैं। सवाल ये है, डिस्क्राइब द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर सलमान इन BL प्रोस्पेक्टस। यानी जिसको लॉजिक नहीं आती, रट्टा आता है, वो फ्लॉप है। एक्सपर्ट के रट्टे मार के आया हुआ होगा और सवाल को देख के कलाबाजियाँ खाता हुआ सवाल छोड़ देगा। तो पहले लॉजिक आनी चाहिए सवाल समझने के लिए, लेकिन खाली लॉजिक भी काफ़ी नहीं है। जब रट्टा नहीं लगा हुआ होगा तो हर सवाल में एक एक दो दो लाइनें स्किप हो जाएंगी। तो लॉजिक और रट्टा दोनों साथ चले, लॉजिक सवाल समझने के लिए, रट्टा जवाब आंसर करने के लिए। डन। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल था जिसने एक्सपर्ट की प्रोस्पेक्टस में अगर स्टेटमेंट इंक्लूड हो तो क्या करना है। चूंकि टाइप 2 सवाल है तो अब आप यहाँ पे मिस्टर सलमान का जिक्र करेंगे और सवाल के साथ रिक्वायरमेंट करके देखें ना, कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर सलमान इन दिस। अपनी इंग्लिश नहीं यूज़ करनी, टाइप 2 में कोशिश करें सवाल से इंग्लिश उठाएं और नीचे फिर आप अपना। और वही बात है, आपको रट्टा पहले दिल में आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले ये वाली इंग्लिश बनाऊंगा तो रट्टा ना स्किप हो जाए, तो आपने 2-3 लाइनें छोड़ी, पहले जल्दी जल्दी से लिखा कि एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सपर्ट की कॉन्सेंट हो, कॉन्सेंट विड्रॉ ना की हो, स्टेटमेंट डली हुई हो कि उसकी कॉन्सेंट है और उसने विड्रॉ नहीं किया। ये लिखने के बाद आप लिखें फॉलोइंग आर द फलाना फलाना फलाना, क्योंकि ये डर होता है पेपर में कि रट्टा स्किप ना हो जाए। तो उस वजह से लोग क्या करते हैं, पहला जुमला जल्दी से कचरा मचरा करके जल्दी से आगे जाते हैं कि मेरा रट्टा ना स्किप हो जाए। आप पहले अपना रट्टा फेंक लें, ऊपर 2-3 लाइनों का मार्जिन रख लें, फिर तसल्ली से उसकी अंग्रेजी बनाते फिर, क्योंकि वो 1 नंबर आपको बहरहाल दे देते हैं। एग्जामिनर कमेंट, एग्जामिनर ने क्या कहा 7A ऑटम 14 के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्टली आइडेंटिफाइड द कंडीशन एज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन फलाना एंड फलाना। However, some students wasted time in defining the term expert, which was irrelevant. कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ आया वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन देना शुरू हो गए, हमने ये नहीं मांगी थी। और कोई पता नहीं एग्जामिनर कमेंट में वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने एक्सपर्ट की डेफिनेशन से रिलेट ही नहीं किया उसे। तो एग्जामिनर है ना, वो तो जैसे भी, हाँ, इसमें उन्होंने खासतौर पे कहा कि आपने कंडीशंस बतानी है। अगर वो कहते हैं सिचुएशन पे तबसरा करें, एनालाइज करें, तो फिर ज़्यादा ओपन हो जाता सवाल।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तनवीर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, डिसाइड किया इन्होंने कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करें सब्सक्रिप्शन के लिए और ये प्रोस्पेक्टस देना चाह रहे हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस मे बी ऑब्टेन एंड द टाइम फॉर विच प्रोस्पेक्टस मे रिमेन वैलिड आफ्टर अप्रूवल। आपको किस वक्त वो करना है, हमने 21 दिन पहले कम से कम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है और अप्रूवल के बाद उसकी ज़िंदगी क्या है 60 दिन तक वैलिड रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे उसमें हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन से पीछे प्रोस्पेक्टस की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना ज़रूरी है, ये पूरे चैप्टर में से आंसर हो जाता है कि अगर उस पर एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट वाली बातें पूरी हो रही हों, डायरेक्टर्स वगैरह ने उसमें सारी चीज़ें डाली हुई हों, झूठ वगैरह उसमें कोई ना लिखा हुआ हो, SCCP की को हम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि रजिस्ट्रेशन से पीछे पीछे। अब प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन एंड पे रजिस्ट्रार के पास होती है, तो पीछे आप इस चैप्टर में से जो बात भी लिख देंगे ना वो इसमें जवाब में आ जाएगी। ये बड़ा ओपन सा सवाल है कि बताओ प्रोस्पेक्टस को एंड पे रजिस्टर कराने से पहले पहले क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, तो अब आपको जितनी जितनी भी एलिजिबिलिटीज आती हैं, यानी इसके अंदर आप आधा चैप्टर भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। एग्जामिनर कमेंट में देखते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी 7A स्प्रिंग 16 को लेके। The performance in both the subparts remain very poor. Majority of the candidate mentioned the time frame for issuance of prospectus issuance instead of time frame within which approval for issuance may be obtained from commission. उनका वो टाइम फ्रेम 21 दिन वाले के ऊपर बात नहीं की, लोगों ने आफ्टर इशुएंस की बातें करना शुरू कर दी। इन पार्ट 2 मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स लेफ्ट दिस पार्ट अनआंसर्ड। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं लगा, लिखा ही नहीं उन्होंने। दोज हु आंसर्ड ईदर मेंशन द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और द रिपोर्ट्स टू बी अटैच, यानी ये लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि किताब में ऐसी कोई हेडिंग नहीं है ना, ऐसी हेडिंग नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से पीछे की क्या शर्तें हैं। अब प्रोस्पेक्टस एंड पे आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है, तो उससे पीछे क्या क्या फॉलो होना है वो सब जो चैप्टर में लिखा है। आप कहें सफिशिएंट कॉपीज़ होनी चाहिए, आप कहें फलाना होना चाहिए, आप कहें अप्रूवल होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन की डेट्स का ख्याल रखा हो, फलाना डेट्स का ख्याल रखा हो, इंग्लिश उर्दू अखबार का ख्याल रखा हो, मतलब जो एक्सपर्ट वाली बात भी वन लिखना चाहें लिख सकते हैं। इतना खुला स्कोप है सवाल का। एग्जामिनर के मुताबिक बच्चों को समझ नहीं आई कि पूछा क्या गया है। और वही बात है कि बच्चे तो हेडिंग याद करके आए हुए हैं ना कि इस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है, इस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है। जब वो हेडिंग ही नहीं उन्हें चैप्टर में जहन में आई कोई इस तरह की, तो जबकि इन्होंने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पूछी थी कि पूरे चैप्टर के बारे में लोग क्या जानते हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने आंसर बनाया, ऑल्दो बहुत ऑथेंटिक नहीं, लेकिन कहते हैं प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर्स और इस तरह के लोग साइन करें, प्रोस्पेक्टस में वो मैटर्स होने चाहिए जो स्पेसिफाइड है, एक्सपर्ट जिनकी स्टेटमेंट बीच में आती है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अप्रूवल इशू और रजिस्ट्रेशन की सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने टू द पॉइंट प्रिसाइज करके पूरे चैप्टर की एक एग्जैक्टिव समरी दे दी। हाँ, मतलब और वही बात है, इसमें अप्रूवल के पॉइंट लिख देते, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वे जो आंसर दिया गया। सवाल एक्स वो नहीं है, कोई एक एरिया नहीं पूछ रहा, सवाल कह रहा है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और है, अप्रूवल SCCP की, रजिस्ट्रेशन है एंड पे जो रजिस्ट्रार के पास हम जमा करा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस जमा कराने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, पूरा चैप्टर, सब कुछ ही चैप्टर का ओपन है। 6 नंबर है, तो 6 नंबर के लिए आप 8-10 लाइनें लिख दें, जो जो याद आता जा रहा है। जी, जो सिर्फ हेडिंग याद करते हैं, यानी कि जो सिर्फ रट्टा मार के आए होते हैं, वो तो फ्लॉप हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चैप्टर की ओवरऑल सेंस पता होनी चाहिए। यानी जब प्रोस्पेक्टस है तो आपको याद होगा हमने एक फ्लो बना के, मैंने कोशिश किया था कि हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ के और उसका पूरा फ्लो समझ सकें। तो लॉजिकली, मतलब अंधाधुंध रट्टा नहीं मारना, एक चैप्टर की लॉजिक जरूर समझ लेनी है। एक चैप्टर बहुत अच्छा रट्टा मारा हुआ है, फिर भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बेस्ट वे इज़ कि एक दफ़ा उसकी रिवीजन क्लास प्ले करके देख ली तेज़ी से। क्या होगा, रिवीजन क्लास ना, प्रोस्पेक्टस की रिवीजन क्लास तो मेरे ख्याल में शायद 35 या 40 मिनट की होगी, वो बड़ा कम टाइम में उस सारे को कवर कराएगी, तो आपके जहन में पूरा चैप्टर घूम जाएगा। तो क्या होगा, चैप्टर एक मैप की तरह दिमाग में आ जाएगा। तो रट्टे के साथ साथ हमें चैप्टर का मैप भी ज़रूरी है, लॉजिकली साउंड होना ज़रूरी है। ऑफ प्रोस्पेक्टस पे रोशनी डालें, 3 नंबर का सवाल।
प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन अखबार में होनी चाहिए, कम से कम एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होनी चाहिए, जगह जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिकेशन की ये टाइमलाइन होनी चाहिए। तो 3 नंबर के लिए पब्लिकेशन के बारे में जो जानते हैं उन्होंने आपसे पूछ लिया। एग्जामिनर कमेंट आई कैप, क्या दुख है उनके? ऑटम 16/7A। इन दिस पार्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोड्यूस्ड इनकम्प्लीट आंसर। पता नहीं क्या क्या चाह रहा था मेरा शेर। Most of the answers were limited to the extent of publication of prospectus in one English and उर्दू न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा बहुत सारे सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि उर्दू इंग्लिश वाली बात। Many candidates deliberated on the availability of prospectus at various places such as registered office, banker to the issue, branch office। उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चे तो उसकी अवेलेबिलिटी पे ही बहस करते रह गए, यानी जिन्होंने कम लिखा उन्होंने सिर्फ उर्दू इंग्लिश की बात की, जिन्होंने ज़्यादा लिखा अवेलेबिलिटी पे बात कर दी। जबकि पब्लिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी डिस्कशन होती है, आप इसकी टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं उर्दू इंग्लिश की बात के अलावा कि पब्लिकेशन इस वक्त होनी चाहिए और फिर पब्लिकेशन के बाद कमेंसमेंट या पब्लिकेशन से पहले अप्रूवल, आप उसके साथ उसे कनेक्ट कर दें। तो पब्लिकेशन की 2 लाइनें तो वैसे ही बन जाती हैं कि किस दिन पहले अप्रूवल ले लें और पब्लिकेशन जो है वो 60 दिनों के अंदर अंदर कर दें। मैं एक दफ़ा बताऊं कि लिखने वाले ने इसका सोल्यूशन क्या लिखा। सिंस सुपरस्टार लिमिटेड इंटेंड टू मेक पब्लिक ऑफर, इट इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फॉलोइंग मैनर। क्या है मैनर? वही टाइप 2 है ना, एक स्टार्टिंग लाइन दी उन्होंने और उसके नीचे फिर अपने जवाब लिखे। वो क्या लिखे? ऑब्टेन SECB अप्रूवल फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कितनी प्यारी बात है कि पब्लिकेशन के लिए SECB का अप्रूवल भी चाहिए। तो ये लिख देना, हम जब टाइमलाइन उसकी बता रहे हैं तो ये जुमला भी तो पब्लिकेशन का ही है ना कि उसकी अप्रूवल आनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी पॉइंट है, स्किप हो जाता है। पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट या एवरेज फॉर्म में, एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर लेस देन 7 और मोर देन 30 डेज। प्रोस्पेक्टस फुल टेक्स्ट और उसमें आपकी वेबसाइट वगैरह पे भी आ जाना चाहिए। तो वही बात है, पब्लिकेशन से रिलेटेड जो जो उन्हें पता था उन्होंने उठा के लिख दिया। 3 नंबर का टाइप 2 सवाल था। खुशहाल लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing garments in Karachi. The director, in order to expand KL business, are planning to acquire a garment factory in Multan. In order to finance the acquisition cost, they intend to issue 5 million ordinary share to general public. They have appointed Mr. Sehgal as an expert to evaluate the above project. अब समझ आई, ये सारी कहानी मिस्टर सहगल को बीच में शामिल करने के लिए थी। मिस्टर सहगल को एक्सपर्ट के तौर पे लेके आए हैं। अंडर द प्रोविजन एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट कंडीशन टू बी फुलफिल फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल स्टेटमेंट इन केएल पर। तो सवाल को देख के लग रहा था कि पता नहीं क्या किस तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हमसे पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने बस मिस्टर सहगल को एंड पे इंट्रोड्यूस कराया कि वो हमारे एक्सपर्ट हैं और आगे पूछा बताओ एक्सपर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आसान सा सवाल था, टाइप 2 है तो खुशहाल लिमिटेड और मिस्टर सहगल के साथ कहानी शुरू होगी और नीचे हम वही वो कह रहे ना एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द, यहाँ पे हमने दा लगाना है इनको दा लगाना है, वो पंजाबी वाला दा। फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल। अंग्रेजी अपनी बचा लेनी है, एग्जामिनर को बहुत आगे जाके पता लगे कि हमें नहीं आती, ठीक है। जब तक हम नंबर ले चुके हों तब तक गेम ऑन हो चुकी हो, उसके बाद उसको पछतावा ही हो कि ये मैं किस बच्चे को पास कर बैठा हूँ। तो केएल प्रोस्पेक्टस में इस इश्यूएंस के लिए फॉलोइंग कंडीशन होगी और नीचे हमने वो सारी कंडीशन लिख दी। 25 फरवरी 2018 को बदर लिमिटेड, अच्छा पीछे एग्जामिनर कमेंट देखने वाला सवाल है नहीं, लेकिन चलें बात चल रही है तो क्या हर्ज है, किताब की मशहूरी सही। लो मार्क्स वर सिक्योर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेवल हो गया, इसमें कौन कम नंबर ले सकता है? सही उस्तादों से नहीं पढ़े हुए होते ना। अच्छा, as they did not mention that experts should be interested in formation, promotion and management of the company, majority of the student also failed to mention that prospectus cannot be issued unless written consent of expert is obtained and a statement from expert in this regard also appears in prospectus. Many students tried to explain as to who may be appointed as expert, which was entirely irrelevant. उन्होंने कहा जो लिखते रह गए कि एक्सपर्ट कौन हो सकता है वो फजूल बात थी, और कुछ लोग ये नहीं बता सके रिटर्न कॉन्सेंट आनी चाहिए और फलाना आना चाहिए, और अक्सर बच्चों ने ये नहीं बताया कि एक्सपर्ट
फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस 3 नंबर के सवाल में वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट हो, उसने स्टेटमेंट दी हो, स्टेटमेंट शामिल हो, कॉन्सेंट दी हो और ये लिखा हो कि उसने कॉन्सेंट विड्रॉ नहीं किए। तो इसलिए तो आपको ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जामिनर कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। बदल लिमिटेड अपने आप को लिस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। उन्होंने SECP से अप्रूवल ली है, पब्लिकेशन के लिए अप्रूवल ले ली है। ओके, अंडर प्रोविजन सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज BEL विद रिगार्ड टू द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन कंपनी वेबसाइट। अखबार में इसकी पब्लिकेशन और इसकी कंपनी की वेबसाइट पे रखने के बारे में आप जो जानते हैं बताएं। ये ओवर मार्क्स हैं, 6 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बात बड़ी स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे अब आप इसमें अखबार के बारे में और क्या क्या बता देंगे? टाइम लिमिट बता देंगे कि हम कहेंगे जी अप्रूवल जो है वो अब ले ली है, तो हमने कम से कम 21 दिन पहले अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, ये चेक कर लें। अप्रूवल मिल जाने के बाद 60 दिन में पब्लिश करना है, पब्लिश करते हुए एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। लगे हाथों आपने अपनी वेबसाइट पे भी फुल लेंथ में इसको अवेलेबल कर देना है और ये आपके मेंबर्स के लिए उस दिन तक, आपके इन्वेस्टर्स के लिए उस दिन तक अवेलेबल होनी चाहिए जो कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट की क्लोजिंग की है। और फिर साथ में एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी लगाओ, यानी कि जो जो याद आ रहा है। अब 6 नंबर ना ज़्यादा हैं, इसके लिए आपको एक एक लफ्ज़ रटे का याद आना चाहिए जी। नहीं, ये स्प्रिंग 18 है ना, तो वो आ चुका था कंपनीज एक्ट, और सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है, तो इतना ही लिखा हुआ था पहले भी। देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है इस पे। 7A स्प्रिंग 18 सवाल का पार्ट है। अच्छा, मेरे पास टोटल वो कह रहे हैं पूरे सवाल में 42% स्टूडेंट पास हुए। This part required the candidate to advise a company under Securities Act फलाना. The candidate responded in an average manner as most of them scored among around passing marks, but very few could score full marks. Passing marks लोगों ने ले लिए लेकिन पूरे नंबर लोगों ने नहीं लिए। यानी वो कह रहे हैं कि 6 नंबर थे तो पास तो आराम से हो गए बच्चे इसमें, लेकिन पूरे नंबर नहीं ले सके ज़्यादातर लोग। अब यही हम देखना चाह रहे हैं कि 6 नंबर के लिए क्या क्या। It was observed then most of them reproduced the law, whereas in scenario-based question they were expected to advise on the basis of given scenario. उन्होंने कहा वो तो लॉ को ही रिप्रोड्यूस करते रह गए, जबकि गिवन सिचुएशन के हिसाब से आपने जवाब देना था। वो ये कि वो कहे थे टाइप 2 सवाल है, आपने टाइप 1 क्यों बना दिया? इसे सिचुएशन दी है ना, पूछा रट्टा है, तो सिचुएशन के साथ उसे कनेक्ट करके हमें बात करनी चाहिए थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड इन एक्सप्लेनिंग द टाइम फ्रेम फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन अ कम्प्रीहेंसिव मैनर। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग तो टाइम फ्रेम पे बहुत ही सिर हासिल गुफ्तगू करते पाए गए नंबर देख के। तो वही बात है कि हल्का सा तस्करा सही है, लेकिन मतलब हुआ ये होगा कि बच्चे फिर जो है ना 6 नंबर पूरे करने के चक्कर में उसी की टाइम फ्रेम, उसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देनी शुरू कर दी होंगी, क्योंकि एंड पे यही हो रहा होता है। बंदा कहता है यार कुछ तो बीच में से निकालूं। तो ठीक है, एग्जामिनर अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। ये ओवर एलोकेशन थी मार्क्स की, 6 नंबर ज़्यादा थे, इतना डाटा नहीं था। ओह, छोटा सा सवाल। सोलर लिमिटेड के डायरेक्टर्स वांट्स टू अरेंज फाइनेंसेस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 1 million ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। द डायरेक्टर वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर। ये तो आपको टेस्ट में भी आया हुआ है, ठीक है। ये इसका एक बड़ा अच्छा तारीखों वाला सवाल है, इस पे हमारी बहस हुई भी है कम्प्रीहेंसिव। चले लगे हाथों दोबारा कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018 मुबीन हुई कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रपोज फॉलोइंग स्केड्यूल। कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ स्केड्यूल बताया है। सजेस्ट अप्रोप्रिएट रिवीजन इन अबव प्रपोजल टू ब्रिंग इट इन लाइन विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। मैंने एंड पे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली। उन्होंने कहा जी आपने इसको सिक्योरिटीज़ एक्ट के लाइन में लाने के लिए बताएं कि आप क्या करेंगे। तो ये एक प्लान दिया होगा जिसमें कुछ गड़बड़ें होंगी। गड़बड़ें किसी रूल पे भी हो सकती हैं, गड़बड़ें तारीख पे भी हो सकती हैं। बेस्ट हल ये है कि पहले आप तारीख को इग्नोर करें और जो जो गड़बड़ है उस पर बहस कर दें, फिर एक ही दफ़ा तारीख पकड़ें और अपना वो पूरा साइकिल जो हम बोर्ड पे बनाते होते हैं कि शुरू वाला ये, फिर उसके बाद इतना और फिर इतना, वो जो 3 फेजेज़ हैं। तो एक काम करते हैं, इस वक्त तारीखों को इग्नोर करते हैं, वैसे देखते हैं कि क्या मसले हैं। फलाना तारीख को अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल। तो हम कहेंगे नहीं, ये बदतमीजी है, SECP को अप्रूवल के लिए जाता है, रजिस्ट्रार के पास नहीं जाता, पहली गलती। फॉर ईज ऑफ एक्सेस कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन एट SL's मेन शोरूम। कंपनी के शोरूम पे अवेलेबल होगा।
तो हम कहते हैं नहीं, शोरूम नहीं, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जगह जगह अवेलेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और कुछ और लोकेशंस। तो ये शोरूम इज़ नॉट एन ऑफिशियल प्लेस कि जी वहाँ पे हमने रख दिया, काम चल गया। प्रोस्पेक्टस शेल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फलाना डेट से फलाना डेट एट अ फी ऑफ 50 रुपये लेके अगर लोग आगे इंस्पेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन, एक बड़े पॉपुलर कौन सा होता है फोर्टनाइटली को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं वो तो है, उसका खास लफ्ज़ कोई जार्गन है फोर्टनाइटली का, नहीं वो तो उर्दू में उसका जैसे होता है ना हफ्ता रोज़ा, शशमाही, हफ्तावार, ये अलग अलग टाइम जोन होता है ना, तो 2 हफ्ते को भी कुछ कहते होंगे, या बाय मंथली को उर्दू में, सहमाही तो 3 होते हैं ना, 3 महीने, चलें खैर इग्नोर करते हैं। तो ये जो 14 दिन बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो उर्दू मैगज़ीन वाली बात है, ये गलत है। डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू की एक कॉपी होनी चाहिए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन फलाना डेट पे होगी, वो तो हमने कहा कि डेट्स को भी हमने बात नहीं करनी। तो अदर देन डेट भी 5 नंबर का सवाल है, हमें रजिस्ट्रार SCCP वाला पॉइंट मिल गया, अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट मिल गया, 50 वो फीस वाला पॉइंट मिल गया, अखबार वाला पॉइंट मिल गया, 4 तो वैसे ही मिल गए। तो छोड़ दें, आगे चलें, पेपर के एंड पे बैठ के सोचेंगे कि तारीखों का क्या मसला है, कहीं तारीखों पे उलझे और अगले सवाल हाथ से निकल गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह क्या करते हैं, जितना आता है कर देते हैं, बाकी आगे निकल जाते हैं सोच के कि कभी वापस आऊँगा मैं। वो वापस कॉस्ट में आप कभी भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि कॉस्ट तो खा जाता है आपको, उसके तो एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट जो है वो अपनी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही होती है, और आप उसके अंदर ऐसा गिरफ्तार होते हैं कि 1 नंबर लेने के लिए 20 मिनट लगाने के बाद आप कहते हैं मट्टी पाओ, लेकिन तब तक आपके पेपर पे मट्टी पै चुकी होती है। तो खैर, अब हम सब कुछ करके वापस आए, हमने कहा अब तारीखों से लड़ते हैं। तारीख हमें पहले से ही पता है, तारीख की कहानी हमें पता है कि 3 तारीखें होती हैं, एक होता है अप्रूवल, एक होता है पब्लिकेशन, और एक होता है सब्सक्रिप्शन। और इनके दरमियान 7 दिन का कम से कम गैप और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का गैप, इनके दरमियान 21 दिन का गैप और 60 दिन का गैप। अब यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। ऊपर सवाल में क्या है, डायरेक्टर वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018। उन्होंने कहा हम 7 अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाह रहे, आखिरी डेट हमें बता दी 7 से आगे हम नहीं जाना चाह रहे। तो इसका मतलब मैं 7 को जहन में रख के रिवर्स वर्किंग करूं, तो मैं पहली वर्किंग करता हूं। वो वर्किंग ये है कि मैं कहूं कि 7 है आपकी तारीख, 7, अब इससे पीछे हमें कम से कम 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। तो पब्लिकेशन बहुत ही लेट भी करें तो ये 7 क्या है, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर से पिछला महीना क्या है, सितंबर, तो 30 सितंबर, नहीं ज़्यादा लेट हो सकती है, कम से कम 7 दिन का है ना। तो अगर ये 30 पे भी हो जाएगी चल जाएगा काम। अच्छा, अगर ये 30 पे होगी तो फिर इससे 2 महीने पीछे सबसे लेट वो है, इसमें और उसमें 21 दिन का फासला कम से कम होना चाहिए। अप्रूवल के लिए कब अप्लाई कर रहे हैं, 12 सितंबर, तो 12 सितंबर और 30 में 21 दिन का फ़र्क नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं 7 से आगे नहीं जाना, और ऊपर से वो प्रोस्पेक्टस 12 सितंबर में बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड को फिक्स कर दें 7 पे, पीछे कैलकुलेशन करें। हम कहें 7 है हमारी बिजनेस वो सब्सक्रिप्शन से पीछे आते हैं, कम से कम 7 दिन गुजारने हैं, ये 7 दिन गुजार दें। 30 सितंबर इज़ द अर्लीस्ट डेट, 30 सितंबर जब पब्लिकेशन, 30 सितंबर सॉरी लेटेस्ट डेट 30 सितंबर या 30 सितंबर से पीछे कहीं ना कहीं पब्लिश होना चाहिए, यानी कि 7 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान पब्लिश होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं 30 को पब्लिश कर लो, कर दिया पब्लिश। अब 30 से 21 दिन पीछे जाना है अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल 9 सितंबर, और इधर कब हो रहा है, एक ऑप्शन ये है कि आप 12 से कहानी शुरू कर दें,
अब लेफ्ट से राइट चलते हैं। अगर 12 को ये अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, अभी तो ये भेज रहे हैं, उनकी अप्रूवल पता नहीं कब आती है। चलो इन्होंने 12 को भेजा तो कम से कम 21 दिन बाद क्या होना चाहिए? पब्लिकेशन। आपने भेजा 12 को, अब मैं कलर चेंज करूँगा, मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ, यानी राइट से लेफ्ट जाते हुए मैं पहुँचा हूँ 9 सितंबर तक, 30 सितंबर पे और 7 अक्टूबर पे। अब लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम कहते हैं चलो जी हम इनकी सुन लेते हैं। इन्होंने क्या किया, 12 सितंबर को अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। कम से कम 21 दिन का गैप देना है हमें। 21 दिन बाद क्या दिन आता है? 12 सितंबर के 21 दिन बाद 3 अक्टूबर आ चुकी होगी, तो 3 अक्टूबर पे पब्लिकेशन होनी चाहिए। 3 अक्टूबर से 7 दिन मजीद आगे जाएं, 10 अक्टूबर पे ये होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यार देखो 7 से आगे मत जाना प्लीज़। इसका मतलब है कि जो उनकी डेडलाइन है मैक्सिमम, हम वहाँ से रिवर्स वर्किंग करते हुए कहेंगे यार देखो 9 सितंबर को तुम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दो, 30 सितंबर को अखबार में डाल दो और 7 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन ले लो। सॉल्यूशन ने लिखते हुए क्या किया, 7, 6 और 5 3 तारीखें पकड़ी और तीनों से 3 तारीखें निकाली। उन्होंने कहा अगर 7 को करेंगे ये तो 30 को पब्लिकेशन होनी चाहिए और 9 सितंबर को ये होना चाहिए। अगर 7 के बजाय 6 अक्टूबर हो, क्योंकि एक और है सवाल, नहीं कहा था कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम 5 को शुरू करने लगे और हम कह रहे हैं कि 7 से आगे नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि 5 उनका कम से कम इरादा है और ज़्यादा से ज़्यादा इरादा। तो सॉल्यूशन लिखने वाले ने क्या किया, उसने 5 ली, 6 ली और 7 ली और इन सब से पीछे पीछे कैलकुलेशन करके ये डेट्स एंटिसिपेट कर दी। खाली 5 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अब आपने बेसिकली प्रेजेंट करना है अपना। उन्हें ये समझ आनी चाहिए कि आपको कानून पता है और आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑलरेडी इतनी डिस्कशन सवाल में वैसे भी मौजूद है। तो डेट्स के लिए नंबर्स कम है। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने नंबर किसी और तरह से सोचे हो। ऑटम 18 की मार्किंग स्कीम मिल जानी चाहिए हमें। वाह, ने कहा 0.25 से 0.5 मार्क फॉर सजेस्टिंग ईच रिवीजन इन प्रपोजल। उन्होंने कहा हर एक इम्प्रूवमेंट बताने का 25 पैसे या 50 पैसे। इसका मतलब है जो उनकी नज़र में हल्की एडजस्टमेंट होगी वो उसे 0.25 नंबर देंगे, जो उनकी नज़र में मजबूत एडजस्टमेंट होगी उसको। इसका मतलब है ये तारीखें और ये सारी बातें डाल डूल के, यानी कि मुझे 5 नंबर पूरे करने के लिए 10 नसीहतें करनी है, वो भी तब जब वो 0.5 नंबर दे रहे हैं। तो एग्जामिनर देखिए यूं सोच रहा होता है, इतना एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सेल्स टैक्स जी, इस पे एंड पे बैठे ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो सामने सामने का जवाब है लिख दें और इसको होल्ड कर लें। पेपर पे बड़ा सा CF लिख दें, कुछ इस तरह से लिख दें कि कैरी फॉरवर्ड है या कुछ और है। कोई निशान लगा दें, आप एक बड़ा सा निशान लगा दें जो पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा हो, जिसको देखते ही आप एकदम से मचल जाएं कि ये क्या हुआ है। पेपर पे काला लिखना होता है ना, क्वेश्चन पेपर पे लकीरें मारना तो मना नहीं है, लाल लकीर लगा दें। ऐसे 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 करके ना, यूँ बहुत ज़्यादा उसे ऐसे 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 करके कर लें कि आपको देखते ही एहसास हो कि इसमें कुछ रहता है। और एंड पे, क्योंकि ये एडिशनल मसाले टाइम ज़्यादा लेंगे और नंबर शायद उतने नहीं देंगे, तो एडिशनल मसाले एडिशनल वाले टाइम पे डन। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल था जिसमें पूरे प्रोस्पेक्टस की इन्होंने बातें की। Saffron Limited is process of raising money through issuance of shares and intent to issue prospectus. Advise the management as to who would be liable under Securities Act to compensate the investor in case there is any deficiency in prospectus and under what circumstances this liability would arise. अगर किसी का नुकसान हो गया तो कौन भरेगा और ये कब ऐसा होगा? प्रोस्पेक्टस बनाने वाले, अप्रूव करने वाले, उसमें स्टेटमेंट देने वाले, हर वो बंदा जो उस प्रोसेस का हिस्सा है, नोइंगली अगर उसने झूठ बोला है तो जिसने झूठ बोला और उससे जिस बंदे का जो नुकसान हुआ, याद है सिविल और क्रिमिनल,
तो वो बंदा कंपनसेशन मांग सकता है उस बंदे से जिसने झूठ बोला है। तो ये तब लायबिलिटी अराइज होगी जब आपने नोइंगली झूठ बोला होगा, गलत चीज़ को सपोर्ट किया होगा। डन। मतलब इस वक्त कंपनसेशन इन्वेस्टर की बात हो रही है, तो खाली सिविल है। फिर भी अगर पेपर में ज़रा थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि यार बता तो दिया है लेकिन 4 नंबर हैं, एहतियातन लिख दें इन एडिशन टू दिस सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। पूछा नहीं है उन्होंने खासतौर पर क्या कि बताओ इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन मिलने के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्रिमिनल में उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलती, सिविल में उन्हें कंपनसेशन मिलती है। क्रिमिनल में तो गवर्नमेंट आपको सज़ा देती है, आपको मिलियंस में फाइन करती है, आपके बंदे उठा के जेल में डाल देती है। 7B स्प्रिंग 19 में आईकैप ने एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहा? Candidate correctly determined that investor would have to be compensated for untrue or misleading statement in prospectus, but did not mention that investor must have suffered loss due to such misstatement. उनका बच्चों ने लिखते हुए ये नहीं कहा कि उनका अगर लॉस हुआ होगा तो वो कंपनसेशन मांगेंगे। ये तो बता दिया कि कंपनसेशन मिल सकती है उन्हें, लेकिन कब मिलेगी? जब उन्हें लॉस हुआ होगा उस झूठ की वजह से। मैनी कैंडिडेट ओवरलुक्ड, बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर मारा क्या? That any omission from prospectus of a matter required to be included in prospectus under the law would likewise trigger the liability। ओए होए, वो कह रहे हैं एक एक लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना या एक इम्पॉर्टेंट बात ओमिट कर देना, दोनों से लाइबिलिटी पड़ती है। अब वही बात है, जिसका रट्टा बहुत स्ट्रांग होगा वो तो पूरा जुमला लिखेगा, और जो सिर्फ लॉजिक पे चल रहा होगा वो टू द पॉइंट बात करेगा। तो सिर्फ लॉजिक पे चलने वाला बच्चा खाम खा का एक नंबर खो देगा। तो सी लॉ में अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि भाई टिका कर रट्टा लगा लें। ये तो 70 सेक्शन में इतना एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उधर पता है क्या एक्सपेक्ट करता है? उधर वो कहता है किताब आपके हाथ में होगी, वो ओपन बुक एग्जाम है, आप 34 लॉस पेपर में साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल जो उन 34 लॉस को कवर करे, आप अपने साथ ला सकते हैं। बस वो असल में चक्कर यही है कि वो पेपर इसलिए इतना जालिम हो गया है कि अब लोग ना वो उसको CFAP 2 नहीं कहते, MSc 3 कहते हैं। सब कुछ से फारिग होने के बाद लास्ट टाइम मेरी क्लास में 15 बच्चे ऐसे थे जिनकी क्वालिफिकेशन ड्यू थी, सिर्फ वो पेपर रहता था। इस दफ़ा हमारे पास एडमिशन लेने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कॉर्पोरेट लॉ में अब बिगनर आ ही नहीं रहा, बच्चे तो भाग गए हैं, और अब हम उन्हें भगा देते हैं कि ये बड़ों की गेम है, तुम लोग भाग जाओ। तुम लोग पहले दो SPM, रिपोर्टिंग, टैक्स, ऑडिट, इवन ऑडिट बड़ा पेपर होता था, हम अब ऑडिट पहले दिलवाते हैं और लॉ कहते हैं कि अभी एंड पे दो। बहुत जालिम कर दिया कि अपने केस स्टडी बना हुआ होता है, इतने बड़े से सिनेरियो होते हैं। एक सवाल था, एक सिचुएशन दी उन्होंने कहा जी बताओ एक शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट किस किस वजह से मना की जा सकती है अंडर डिफरेंट लॉज। 8 जगह बतानी थी, 10 नंबर का सवाल था। 8 अलग अलग लॉज में से आपने पॉइंट्स निकाल के बता देते हैं कि ये वाले लॉ में ये वाली जगह पे ये लिखा हुआ है कि आपने अगर ट्रांसफ़र ऐसे किया तो हम इसको रिफ्यूज़ कर देंगे। वो सवाल अगर उसमें पूरे नंबर लेने हैं तो 1.5 घंटे का सवाल था। तो आई के अपना पिछले तकरीबन 3 साल में ना 100 बच्चे पास हुए उस पेपर में। इस दफ़ा थोड़े से बेहतर पास हुए इस रिज़ल्ट में, वरना से पीछे 3 साल में 100 बच्चे टोटल पास हुए कलेक्टिवली 3 साल में। आईकेप ने इतना तंग किया लोगों के, बच्चों ने वो पेपर देना ही छोड़ दिया। अब बिल्कुल उसे क्वालिफिकेशन का पेपर बना लिया कि जब हर चीज़ से आज़ाद हो चुके होंगे फिर लड़ेंगे इस पेपर से। तो मुझे यही होता है कि ये थोड़ा सा एक इम्बैलेंस है, ये इतना छोटा पेपर, वो इतना बड़ा पेपर। इसको जब इतना छोटा कर देते हैं ना पेपर, तो खुद को ही शर्म आती है कि इसमें से मैं सवाल कैसे पूछूं, तो फिर वो एक एक लाइन एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये भी ज़्यादती है, इसका सिलेबस ज़्यादा हो और पूछें नॉर्मल, ये इस पेपर का मेयार है। लेकिन जब है ही थोड़ा सा तो उसमें वो कहते हैं जी वो बहुत सारे बच्चों ने वो लफ्ज़ नहीं लिखा, बहुत सारे आप देखें एग्जामिनर कमेंट में जगह जगह ही लिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये लाइन नहीं लिख रहे थे, ये लाइन नहीं लिख रहे थे। यानी कि वो कह रहे हैं जब छोटा सिलेबस है तो फिर रट्टा हो टिका के। यही वजह है जिसके लिए मैं रजिस्टर पर जोर दे रहा था
क्योंकि रजिस्टर पे लिखे हुआ है, जब आप अपने लिखे हुए को याद करते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से याद होता है, उसकी रिटेंशन भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें हूबहू लिखनी है। इंतज़ामिया बता रही थी कि बहुत सारे बच्चों ने वो हाई टी के लिए रजिस्टर जो जमा कराए थे वो वापस लेने भी नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस रजिस्टर का मकसद सिर्फ हमें हाई टी तक एक्सेस दिलवाना है, हालांकि उस रजिस्टर का असल मकसद था आप लोगों की तैयारी और रट्टा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हाँ, मसला नहीं, डेफिनेशन को छोड़ के हर चीज़ अपने अल्फाज में लिखी जा सकती है, बस कंटेंट पूरे होने चाहिए, कोई चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर अपने रजिस्टर से याद करें। मैं आपको बताऊं, आप जब किताब खोलते हैं हर दफ़ा एक फ्रेश सफ़ा होता है सामने। कंप्यूटर के कागज़ देख देख के हमारी आंखें आदी हो चुकी हैं, हर तरफ कंप्यूटर वाला कागज़ है। अब 100 कंप्यूटर वाले कागज़ में एक हैंड रिटन कागज़ होगा ना, वो अलग से उठ के आएगा। एफएससी में एक टीचर होते थे, उनकी किताब हैंड राइटिंग टाइप के नोट्स होती थी, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, मुझे मेरे ज़माने में फ़िज़िक्स के एक टीचर होते थे, तो वो बच्चों को जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि वो नॉर्मल से हट के कागज़ होता था। तो ये जो इतने सारे हर तरफ हर किताब में आपको ये कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज नज़र आ रही है, और ऐसे में बीच में एक गंदी राइटिंग, अपनी राइटिंग, एक दो रंग लगे हुए हों उसमें, तो अपनी राइटिंग का जो इमेज है वो दिमाग में बहुत अच्छा बैठता है। इवन पेपर में बैठ के आपको याद आ रहा होगा कि यार वो ऊपर वाले सफ़े पे दूसरी लाइन पे जहाँ स्याही फैली हुई थी उसकी नीचे ये लफ्ज़ लिखा हुआ था। इतना ज़बरदस्त नक्शा बैठता है अपनी राइटिंग का दिमाग में, क्योंकि वो नॉर्मल से हटके है। यूनिक चीज़ को ना दिमाग अलग जगह देता है और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक अलग जगह दे देता है। तो साइकोलॉजिकली भी ये रिसर्च से साबित है कि जो चीज़ आप लिखते हैं और अपने लिखे हुए से याद करते हैं वो जल्दी याद होती है और देर तक याद रहती है। ये दो ही तो मसले हैं कि याद नहीं होता पहला मसला, और दूसरा याद होने के बाद जल्दी भूल जाता है। तो अपने रजिस्टर से लिखने का मतलब है याद भी जल्दी हो, देर तक भी रहे। लिख सकते हैं आप, कच्ची पेंसिल से लिख लें। जब बुक से कागज़ पे उतार रहे हैं उस पर लेड पेंसिल से लिख लें। आपको पता हो कि लेड पेंसिल सिर्फ एडिशनल वो इशारे हैं, याद मैंने वो करना है जो मेरे पेन से लिखा हुआ है। डन। वापस इधर आते हैं, हमने इसके वो देखे कमेंट्स देखे। अंडर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015, नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस सबमिटेड बाय द इश्यूअर ऑफर, डिस्कस द एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। एससीसीपी के अप्रूवल ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बताएं इस रूल की क्या एक्सेप्शन है। वो एक लिस्ट दी हुई है स्टेट बैंक वाले, और वो आपने अपने ही शेयर होल्डर्स को ऑफर किया फलाना फलाना। ऑन 4 फरवरी 2020 द कमीशन अप्रूव द प्रोस्पेक्टस विक्ट्री लिमिटेड फॉर पब्लिक ऑफर। द डायरेक्टर इंटेंड टू पब्लिश द प्रोस्पेक्टस ऑन 10 अप्रैल 2020। 4 फरवरी को एससीसीपी ने अप्रूव कर दिया है और डायरेक्टर 10 अप्रैल को पब्लिश करना चाह रहे हैं। 4 फरवरी से 60 दिनों बाद क्या आता है भला? अप्रैल। बहुत हो गया तो आप कहेंगे कि जी लीप ईयर है तो एक आध दिन ऊपर नीचे कर के भी 10 अप्रैल तो बहुत आ गया है। 10 अप्रैल तक आप नहीं पहुंच रहे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर विद रिगार्ड टू टाइम फ्रेम विद इन विच प्रोस्पेक्टस में बी पब्लिश। तो पहले आप बताएंगे कानून ये टाइम फ्रेम बताता है, फिर आप कहेंगे आप जो हरकत कर रहे हो वो बहुत ही वाहियात हरकत है, क्योंकि आपकी अप्रूवल डेट और पब्लिकेशन डेट में जो फ़र्क है वो 60 दिन से बड़ा है। दूसरा, रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो आपको पता है वो आपने बता देना है। तो मज़े का सवाल है जिसने आपसे एक टाइमलाइन पूछ ली। टाइमलाइन एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी भी एक तगड़ा सवाल आ सकता है, लेकिन अभी तक हम देखें तो एक बड़ा सवाल नज़र आया है और थोड़ा सा इस सवाल में हल्का सा तस्करा नज़र आया है। जो बड़ा था वो बहुत ही बड़ा सवाल था। 7 BC बिफोर क्राइस्ट, स्प्रिंग बीस। बी में क्या कहा? एग्जामिनीज शुड लर्न द एलिमेंट्री डिफरेंसेस बिटवीन सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। Instead of mentioning issue of these share to member of listed holding company, examinees mention issue of shares of a subsidiary company to its listed holding company. अब वो कह रहे हैं वो वाली लाइन थी उसको यूं लिखने के बजाय वो वाली लाइन को यूं करके लिखा हुआ था। यानी उन्होंने माइंड किया कि यार जब एक चीज़ लिखी हुई है तो तुम उसके आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ना बदलो। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने उतना रट्टा नहीं शो किया जितना रट्टा हमें चाहिए था।
पार्ट बी पे, सी पे एग्जामिनर का क्या कमेंट है, सी के 1 पे, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज डिड नॉट मेंशन दैट कंपनी कैन अप्लाई टू कमीशन फॉर एक्सटेंशन इन इनिशियल पीरियड। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पे टाइमलाइन बताने के बाद ये भी कहो कि इसमें गुंजाइश होती है एक्सटेंशन की, क्योंकि ये कंपनी जिस डेट पे चाह रही है वो डेट बगैर एक्सटेंशन के पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चों से हम चाह रहे थे कि वो बताएं और उन्होंने नहीं बताया। एग्जामिनर हमें सुपरमैन मानता है। पार्ट 2 के ऊपर, some of the examinees did not mention that company is also required to publish the prospectus on its website. Those who mention about the website publication fail to apprehend the timing of its publication on the web. उन्होंने कहा एक तो पब्लिकेशन और प्रोस्पेक्टस में सिर्फ अखबारी बातें करते रह गए बच्चे, वेबसाइट तो बताई नहीं, और फिर जब वेबसाइट बताई तो ये नहीं बताया कि वेबसाइट पे कब तक पड़ा रहेगा। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि फुल स्टॉप तक पूरी लाइन लिखनी थी, सर से नहीं उतारना था। बताने का मकसद ये है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ रूड रट्टा, एक प्योर रट्टा जिसमें आपने सारी बात लिखी हो। मैं ये नहीं कह रहा आपका पेपर फेल हो जाएगा, ना लिखने में हर सवाल में एक आध नंबर बिला वजह ज़ाया हो जाएगा जो वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हर सवाल का मतलब है कंपनी लॉ का एक एवरेज पेपर 24 से 26 पार्ट्स, मतलब 24-26 नंबर एवी स्टेक पे, हालांकि आपको आता है। तो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के खौफजदा होना ज़रूर चाहिए और रट्टा स्ट्रॉन्ग होना और चाहिए। क्वेश्चन 8 ऑटम 20, इसमें 2 पार्ट है, मुझे दूसरा पार्ट ज़रा प्यारा लग रहा है। एक्सप्लेन द टर्म शेल्फ रजिस्ट्रेशन। आई लव यू, 2 नंबर का सवाल, शेल्फ रजिस्ट्रेशन ये लिखा, उसके बाद ऊपर वाले सवाल को देखा और डर के भाग गए। Directors of Jhelum Limited intend to make a public offer of its securities and are in process of preparing the prospectus. They wish to include a statement. Alhamdulillah, ये बड़ा अच्छा सवाल होता है। The matter that must be considered before including the statement, the condition that must be complied with before issuing, circulating or publishing jail prospectus containing the expert statement. तो expert के ऊपर 4 नंबर में जो आपको पता है आपने लिख देना है। स्टेटमेंट से पहले क्या करना है वो ये कि बंदा कैसा है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और उसने कंसेंट दी है या नहीं दी, और इशू वगैरह सर्कुलेट करने से पहले देखना है कि उसकी स्टेटमेंट डल गई है, उसने विड्रॉ तो नहीं की हुई, और हमने वहाँ सारी बात बताई है। प्रॉस्पेक्टस पे ये भी लिखा होना चाहिए कि इसमें एक एक्सपर्ट की राय है, और फिर ये भी लिखा होना चाहिए कि उसकी अप्रूवल है, और ये भी कि उसने अप्रूवल अपनी विड्रॉ नहीं की। देखें, बिफोर इंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपने देखना है बंदा इंडिपेंडेंट है या नहीं, और उसने कंसेंट दी है या नहीं। अब प्रोस्पेक्टस को दुनिया के सामने लाने से पहले देखना है कि क्या प्रोस्पेक्टस में ये बातें लिखी हैं या नहीं लिखी। तो 2 अलग बात है कि ये है कि मैंने उससे कंसेंट ली, एक बात है, और मैंने लिखा कि मैंने कंसेंट ली है, ये एक दूसरी बात है। बात समझ रहे? एग्जामिनर कमेंट में आई कैप ने क्या कहा, इसका एग्जामिनर कमेंट मजे का होगा। ऑटम 20 क्वेश्चन 8 पार्ट ए, गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट। बच्चे पास पेपर की प्रैक्टिस करते 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 एक्सपर्ट देखते साथ ही वो सब कुछ लिख देते होंगे, तो वो अच्छा। पार्ट बी, मैं सही सवाल पे हूं, जेलम लिमिटेड, ठीक है। Part B, good performance was observed in this part. However, most of the examinees did not cover that multiple offers should be made within prescribed time and subject to prescribed condition. उन्होंने कहा उसके नीचे जो लिखा था कि वो सारे उसी टाइम में होनी चाहिए, वो बात नहीं लिखी थी। यानी उन्हें बुरा लगा कि पूरी डेफिनेशन या इसके साथ जो छोटे से वो इटैलिक में हल्के फुल्के से तबसरे दिए होते हैं वो क्यों नहीं लिखे। तो डेफिनेशन के आसपास के तबसरे हमने नोट किया है कि एग्जामिनर उनको पार्ट मानता है। क्वेश्चन 10 बी ऑटम 21, अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट इश्यूअर। असल में आप देखें भी, आप अपने आप को भी तो देखें, आप कौन है। आप एक मैच्योर कैफ के एंड के पेपरों में पहुंचे हुए स्टूडेंट हैं। कैफ 7 का मतलब है कि बंदा बिल्कुल तकरीबन ये गया, ये कल फम में बैठा हुआ होगा। कैफ 7 के बाद एक ही रह जाता है ना, कैफ 8। अब वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि बच्चा पहले एमएफए को साइड पे कर देगा, ऑडिट साइड पे कर देगा, पहले कंपनी लॉ तैयार करेगा, अगली दफ़ा एमएफए उठाएगा। वो तो देख रहे हैं कैफ 7 7वां पेपर। तो इसका मिजाज भारी है, इसमें बच्चा मैच्योर होगा। तो जब बच्चा मैच्योर होगा और इतना सा सिलेबस उसे मिलेगा 70 सफ़े का, तो फिर तो जुल्म है कि उससे एक्सपेक्ट ना किया जाए। तो आप अपना लेवल बढ़ाइए। आई कैप आपको इज्जत देना चाह रहा है ये सारी बातें करके।
अच्छा जी, हुआ क्या, अंडर ऑफर और सिक्योरिटीज इंटेंडिंग टू अप्रोच जनरल पब्लिक फॉर रेजिंग फंड शैल हैव टू सबमिट अ प्रोस्पेक्टस विद द कमीशन फॉर अप्रूवल, लिस्ट एनी 4 एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन, कोई सी 4, तो फिर कोई सी 4 एक्सेप्शंस आपने बतानी है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल वाले रूल की। 10B ऑटम 21, एग्जामिनर कमेंट गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट, हमारा तीसरा जोन खत्म हो गया, नहीं चौथा जोन खत्म हो गया। चैप्टर 1 to 5 खत्म हुआ, चैप्टर 12 अकेला था वो खत्म हो गया, 9, 11 खत्म हुआ, 10, 6 और 7 खत्म हुआ। अब हमारी एक आखिरी जंग रह गई है। कमाल ही हो गया। जिस सॉफ्टवेयर में चला रहा था ना उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है कि आप स्टार्ट करेंगे तो फिर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, लेकिन हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई भी। ले जी, हमारी सारी जो आईटी है। अब ब्रॉडकास्ट मैंने हालांकि उस वक्त स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद ये किसी टाइम पे पॉज हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा कनेक्ट हुआ है। और वो सर जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना चैप्टर साइंस का, वो बीच में शो बाद में होगा। 1 मिनट, हाँ वैसे एक बात है कि अगर ये स्टार्ट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ कैसे दिख रहा था, तो स्टार्ट हुआ हुआ था, वो फिर कुछ और दिखा रहा है मुझे। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई हो शायद, क्योंकि एंड वेबिनार की ऑप्शन भी आ रही है। चलें खैर इग्नोर मारते हैं। तो देखिए बंदा बहुत ही ज़्यादा साइंसदान बनने की कोशिश करता है, ऐसा होता है। अब हमारा रह गया एक जोन जिसमें एक तो छोटू सा चैप्टर है और 2 तगड़े चैप्टर हैं। और अब आपका किस किस दिन क्या प्ले होगा। आज आपके पास पोर्टल पे क्या आया, आज चैप्टर 8 है, कल 3 का हाफ, परसों 3 का हाफ और 4। फिर ठीक है, फिर हम परसों एक बड़ी क्लास में इकट्ठे हो सकते हैं, वही 3 बजे वाला जो प्लान है। मतलब हमने एक दिन इजाफी आज भी तो कर लिया ना, तो ठीक है 4 जोन हमारे कवर हो गए। अब एक दफ़ा वो बड़े वाला जोन है, क्योंकि उसकी वीडियो और उसको देखने में भी तो टाइम लगेगा, तो परसों तक टाइम हो कम से कम। मतलब ये है कि मीटिंग पूरा और डायरेक्टर आधा तो कम से कम आपने पढ़ा हुआ हो ना, ताकि हम वो वाली सेटिंग करें। संडे को कर लेते हैं। असल में आगे फिर मंडे ट्यूसडे को 9-10 मुहर्रम है, और वेडनेसडे से फिर मैं भी गायब हुआ होऊंगा, मैं भी आई के पहुंचा हुआ होऊंगा। करते हैं सैटरडे को लंबी क्लास करते हैं। सैटरडे को बता के आइएगा कि मैं शाम की चाय बाहर पी के आ रहा। क्या चीज़, कल मीटिंग वाला कर लेते हैं। 1 मिनट मैं ज़रा देखूं मीटिंग में है कितने। असल में ना इस वक्त मैंने एक दिन ये वो करने के लिए जो इजाफी किया है ना, मेरी तरतीब एक आध थोड़ी सी आगे पीछे हुई। मैंने जो आज जी ओए होए लॉजिकल रट्टे वाले सवाल है। बस ठीक है, फिर कल परसों दोनों दिन मिलते हैं। कल जुम्मा है 3 बजे, कल 3 बजे, मैंने पिछले दिन भी आपको 3 बजे का कहा था। कल 3 बजे मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और परसों मिलते हैं, परसों सैटरडे, परसों 2:45 बजे। बल्कि आप परसों भी 3 बजे जहन में रखें। असल में वो इससे पीछे जो पोस्टल वालों की वो भी परसों आखिरी क्लास होगी, कल उनकी क्लास नहीं है, कल आप लोगों की। तो बस ठीक है, अगले दोनों दिन हम 3-3 बजे इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। मीटिंग जल्दी हो जाएगा, डायरेक्टर्स और वो मिला के, बस ठीक है, सही है। अल्लाह खैर करे।